कहानी की शुरुआत में हमें एक युद्ध का सीन दिखाया जाता है। फिर हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि गन लेके फायरिंग करने के पोजीशन में होते हैं। फिर जैसे ही वो फायर करते हैं, सामने से भी फायर होता है जिसमें हमारा एमसी भी गोलियों से भून दिया जाता है और वो वहीं मर जाता है। फिर उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, लेकिन तभी वो एक रोशनी देखता है और उस रोशनी से उसका कोई हाथ पकड़ता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक नई दुनिया में पाता है और उस दुनिया में उसे आए हुए 3 साल हो जाते हैं। फिर हमारा एमसी सोचता है कि भगवान ने उसे एक नई जिंदगी दी है और वो इस जिंदगी में अपने घटिया और बेकार जिंदगी को अच्छा बना के रहेगा। तभी एक इंस्ट्रक्टर अनाउंसमेंट करता है कि आज अवॉकनिंग सेरेमनी है, इसलिए सबको अपने एकेडमी यानी अरोरा एकेडमी जहाँ हमारा एमसी पढ़ता है उसके स्पोर्ट्स फील्ड में जाके जमा होना है। फिर हमें बताया जाता है इस दुनिया के बारे में कि इस दुनिया में हर तरफ मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं, इसलिए इन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए ह्यूमंस अपने आप को रैंक में बांट देते हैं, जिसमें सबसे कमजोर रैंक होता है सी, फिर उससे ताकतवर बी, फिर उससे ताकतवर ए और सबसे ताकतवर एस। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लूना वायरमोंट, जो कि एक इलाइट क्लास की स्टूडेंट होती है जिसने अभी अभी एक एस रैंक की क्लास प्यूरिफिकेशन सेंट को अवोकन किया है। फिर हमें बताया जाता है कि उसका टैलेंट पॉइंट 95 है और अगर किसी का 90 से ज्यादा टैलेंट पॉइंट होता है तो उसको गारंटी एक एस रैंक की क्लास मिलती ही है। उसके बाद हमारे एमसी का टर्न आता है। फिर कुछ स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करके बोलने लगते हैं कि वो देखो वो तो प्लूटो है, यानी हमारा एमसी, उसके तो पूरे 200 टैलेंट पॉइंट्स है, पता नहीं वो क्या तहलका मचाएगा। फिर रास्ते में उसे लूना मिलती है और बोलती है कि मुझे निराश मत करना। फिर हमारा एमसी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और जैसे ही वो स्टेज में जाता है चारों तरफ हल्ला मच जाता है और सब उसे चीयर अप करने लगते हैं और हमारा इंस्ट्रक्टर एमसी को बोलता है कि अवोकनिंग और में अपना हाथ रखो। फिर वो सोचता है कि दुनिया में सिर्फ प्लूटो ही ऐसा है जिसके पास 200 टैलेंट पॉइंट है। फिर हमारा एमसी से वो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि अजूरो ड्रैगन गिल्ड ने हमें 5 स्लॉट दिए हैं, अगर तुमने एक एस रैंक की क्लास अवोकन की तो तुम्हें हम एक स्लॉट पक्का दे देंगे। फिर हमें अजूरो ड्रैगन गिल्ड के बारे में बताया जाता है कि वो नेशन एक का 5 सबसे बड़े गिल्ड में नंबर 1 में है। अगर कोई उस गिल्ड में ज्वाइन हो जाता है तो उससे पैसे, स्टेटस और उसका फ्यूचर भी एकदम सिक्योर हो जाता है, इसलिए सभी अवोकनर उस गिल्ड में ज्वाइन होना चाहते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है उस गिल्ड की कि उस गिल्ड अजूरो ड्रैगन गिल्ड ही एक ऐसा गिल्ड है जो नेशन के द्वारा बनाया गया है, यानी उनके पास मिलिट्री तक की पावर है। क्योंकि हमारा एमसी भी पिछले जिंदगी में एक सोल्जर था किसी कमजोर देश का, इसलिए वो एकदम बेकार मौत मरा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि इस जन्म में मैं अपने आप को अपने देश को बहुत ही ताकतवर बनाऊंगा, इतना ताकतवर कि पूरी दुनिया में कोई भी उसका सामना ना कर पाए। फिर जैसे ही हमारा एमसी उस ऑर्ब में अपना हाथ रखता है, बहुत ही इंटेंस लाइट निकलती है। सबको लगता है कि उसने एक एस रैंक की क्लास ओपन की है और तभी हमारा एमसी शॉक हो जाता है और सभी कोई भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसका क्लास होता है नेक्रोमैंसर। फिर हमारा एमसी बोलता है क्या नेक्रोमैंसर? फिर चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि नेक्रोमैंसर वो तो सबसे खराब क्लास है क्योंकि वो एक एस रैंक की क्लास नहीं बल्कि एक सी रैंक की क्लास है। फिर सब सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा एमसी के पास तो 200 टैलेंट पॉइंट थे, फिर भी उसने सबसे खराब क्लास नेक्रोमैंसर को अवोकन किया। फिर हमें हमारे एमसी का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है। हमारा इंस्ट्रक्टर भी नाराज हो जाता है। फिर हमारा एमसी भी अपना होप खो देता है, लेकिन तभी सिस्टम का एक मैसेज आता है कि आपने रेस्ट्रिक्शन को रिमूव करने के लिए क्वालिफिकेशन पा ली है। फिर ये सुनकर हमारा एमसी भी शॉक हो जाता है, क्या रेस्ट्रिक्शन को रिमूव करने के लिए क्वालिफिकेशन पा ली है? ऐसे तो मैंने किसी भी किताब में नहीं पढ़ा है। तभी मैसेज आता है कि आपके लिए समनिंग लिमिट को हटा दिया गया है, अब आप जितनी चाहे उतने सोल्जर को बुला सकते हैं। हमारा एमसी भी ये सोच के खुश हो जाता है और
हमें बताया जाता है कि एक नेक्रोमेंसर की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो 30 मिनट में बस एक ही सोल्जर समन कर सकता है, चाहे उसके पास कितना भी एमपी हो या चाहे उसका लेवल कुछ भी हो। इसलिए हमारा एमसी भी बहुत खुश हो जाता है इसे जानकर, और वो सोचता है कि अभी उसके पास बस 10 एमपी है, इसलिए वो तुरंत के तुरंत 10 सोल्जर समन कर सकता है। और वो तो अभी लेवल 0 में ही है, अगर वो लेवल अप करते रहेगा तो उसका एमपी भी बढ़ते रहेगा और वो और भी ज्यादा सोल्जर्स बुलाते रहेगा। ये सोचकर हमारा एमसी भी बहुत खुश हो जाता है और हमें एक खतरनाक सा हमारे एमसी का कूल सा लुक दिखाया जाता है, और वो सोचता है कि सिर्फ इसी रेस्ट्रिक्शन से रिमूव होने के साथ ही मैं किसी भी एस रैंक के वर्कनर को इजीली डिफीट कर सकता हूँ। लेकिन तभी हमारा इंस्ट्रक्टर एकदम अनरिस्पेक्टफुल, मतलब एकदम भाव देने के जगह एकदम बुरे तरीके से बोलता है, मतलब बुरे तरीके से बोलता है कि प्लूटो अब तुम्हारा सेरेमनी हो गया, चलो अब स्टेज से बाहर निकलो। फिर हमारा एमसी भी गुस्सा उसे मतलब घूरता है, अपने मन में सोचता है कि क्या बकवास है, जब मेरे पास 200 टैलेंट पॉइंट थे तब मुझे कितनी इज्जत दी जा रही थी, अब तो मुझे अब तो ऐसा करे जैसे कितना बकवास है, जब मेरे पास 200 टैलेंट पॉइंट थी तब मुझे इतना भाव दिया जाता था, और अब तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि मैं एकदम गवार हूँ। फिर हमारा एमसी वहां से स्माइल करके जाने लगता है, जिसे देख के हमारे स्टूडेंट सोचते हैं क्या हमारा एमसी का दिमाग खराब हो गया है कि वो स्माइल कर रहा है, जबकि उसने एक सी रैंक की क्लास ओपन की है। जब हमारा एमसी वहां से जा रहा होता है तभी एक बंदा आके उसे टोकता है और बोलता है कि तुम्हारे पास 200 टैलेंट पॉइंट है, उसके बावजूद तुमने एक सी रैंक की क्लास ओपन की है, क्या बकवास है ये, इससे अच्छा तुम मेरे पालतू बन जाओ और शायद मैं तुम्हें लेवल अप कराने भी ले जाऊं इसी बहाने, अगर तुम मेरे पालतू बन जाओगे तो। लेकिन सी क्लास को लेवल अप कराना बहुत ही मुश्किल होता है, तुम जैसे कचड़े को तो कोई लेवल अप कराने भी नहीं ले जाएगा। फिर हमारा एमसी बोलता है कि एड्रियन ब्लैकवुड, पता नहीं क्यों पर ये बंदा हमेशा मुझसे लड़ते रहता है, मेरी कभी इस बंदे से नहीं बनती। फिर हमारा एमसी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है, तभी वो रास्ते में देखता है कि वहाँ लूना खड़ी है। फिर लूना उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें लेवल अप कराने ले जाऊँ, तो फिर हमारा एमसी चौक के बोलता है कि एक एस रैंक की बंदी मुझे एक सी रैंक के बंदे को लेवल अप कराना ले जाना चाहती है, क्या ये बकवास नहीं होगा, क्या तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। फिर लूना बोलती है बिल्कुल नहीं। फिर वो पूछती है कि तुम अजूरो ड्रैगन गिल्ड में ज्वाइन होना चाहते हो, है ना, क्या मैंने सही कहा, अगर मैं तुम्हें लेवल अप कराने ले जाऊं तो शायद तुम्हें चुना जा सके। फिर हमारा एमसी उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो, तो फिर लूना बोलती है कि तुम्हारे पास तो 200 टैलेंट पॉइंट है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम एक आम नेक्रोमेंसर होगे। फिर हमारा एमसी भी अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, ये लूना बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसने तुरंत गैस कर लिया कि मैं एक आम नेक्रोमेंसर नहीं हूँ। फिर हमारा एमसी उससे बोलता है कि ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अपने खुद के दम पे और मेहनत करके अज़ूर ड्रैगन गिल्ड में ज्वाइन होना चाहता हूँ, अगर मैं खुद से ज्वाइन भी नहीं हो पाता हूँ तो मैं मान लूंगा कि मैं अज़ूर ड्रैगन गिल्ड में ज्वाइन होने के काबिल ही नहीं हूँ। फिर वो सोचता है कि अब मुझे जल्दी से जल्दी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, मैं अपना इतना लेवल बढ़ा दूंगा कि 1 महीने बाद अवोकनिंग सेरेमनी में मैं सभी के सभी नए अवोकनर को चुटकियों में मसल के रख दूं, चाहे वो ए रैंक का हो या फिर एस रैंक का, मैं सबको सरपास करके रहूंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है अज़ूरो एकेडमी के डंजन हॉल की तरफ। फिर हमारा एमसी एक डंजन के बाहर खड़ा होता है जिसका नाम होता है सीक्वेंस ट्रायल, जहाँ पे लेवल 1 से लेवल 5 के मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं। लेकिन इस डंजन की खास बात यह है कि यहाँ पे चैलेंजर को अकेले ही जाना पड़ता है, मतलब वो किसी भी ग्रुप को लेके नहीं जा सकता है, और अगर कोई गलती से चला गया तो जब तक वो पूरा के पूरा स्टेज क्लियर ना कर दे तब तक वो बाहर भी नहीं आ सकता है, यानी लड़ो या मरो का सिचुएशन होता है। और सबसे खास बात सीक्वेंस ट्रायल की ये होती है कि यहाँ पे मारने पे मॉन्स्टर्स नॉर्मल डंजन से ज्यादा एक्सपी देते हैं, जिससे कि लेवल अप बहुत जल्दी हो सकता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि सीक्वेंस ट्रायल के अंदर जाने का। तभी कुछ लोग वहां से जा रहे होते हैं, मतलब जो उसके क्लास में होते हैं, और उनमें से उसकी क्लास टीचर भी होती है, जो देख के चौंक जाती है कि क्या प्लूटो अभी सीक्वेंस ट्रायल के अंदर चला गया, क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। वो घबरा जाती है और सोचती है कि वो उसका वहीं इंतजार करेगी जब तक वो बाहर नहीं आ जाता। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है सीक्वेंस ट्रायल में, जहाँ पे एक ग्रीन लाइट हमारे एमसी को सराउंड करके रहती है, और वो ग्रीन लाइट होती है सेफ जोन। जैसे ही हमारा एमसी सेफ जोन के बाहर निकलता है तभी चारों ओर लेवल 1 के मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। हमारा एमसी कहता है कि क्या
फर्स्ट ही फ्लोर में 10-10 लेवल 1 के मॉन्स्टर आ गए हैं, इसलिए कोई भी नया अवोकनर यहाँ आने की जरूरत नहीं करता है। लेकिन हमारा एमसी 2 सोल्जर्स को समन करता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि जाके एक को मार्क गिराओ। फिर हमारे सोल्जर्स तुरंत जाते हैं और एक वॉइड हाउंड को तुरंत ही खत्म कर देते हैं और मैसेज आता है कि आपने वॉइड हाउंड को मार दिया है और आपको 10 एक्सपी मिले। फिर हमारा एमसी सोचता है कि जब तक मेरे पास सोल्जर्स है तब तक मैं इन सबको तो चुटकी बजाते ही मार सकता हूँ। तभी 2 वॉइड हाउंड हमारे एमसी पे अटैक कर देते हैं। तभी हमारा एमसी इंस्ट्रक्टर की बात को याद करता है जिसमें उसने एकदम बदतमीजी तरीके से उसे स्टेज से बाहर जाने के लिए कहा था। ये सोचकर ही हमारा एमसी 3 और सोल्जर को समन कर देता है जो उन वॉइड हाउंड्स यानी जो हमारे एमसी पे अटैक करने वाले थे उनको मार देता है। तभी वो उस रैंक ए के बंदे को याद करता है जिसने उसे चढ़ा के कहा था कि तुम मेरे पालतू बन जाओ, तब शायद मैं तुम्हें लेवल अप कराने ले जा सकता हूँ। फिर उसे अपनी पिछले जिंदगी की एक सोल्जर की बात याद आती है जहाँ पे उसने कहा था कि तुम लोग तो बहुत ही निचले जाति के हो, तुम लोग इतने निचले जाति के हो कि तुम्हें तो कोई गुलाम बनाना भी नहीं चाहता। फिर हमारा एमसी का ये सोच के मूड खराब हो जाता है, वो और 3 सोल्जर्स को समन कर देता है। फिर वो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पिछले जिंदगी की तरह इस जिंदगी में नहीं फिर वो डिसाइड करता है कि मैं अपने पिछले जिंदगी की तरह इस जिंदगी में अपना जीवन बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं सबसे ताकतवर बन के रहूंगा। फिर वो और 2 सोल्जर को समन कर देता है। फिर हमें हमारे एमसी का एक बहुत ही कूल सा लुक दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि 10 एमपी में 10 सोल्जर मैं समन कर सकता हूँ जो कि फ्लोर 1 के लिए इनफ होने चाहिए। फिर वो अपने 10 के 10 सोल्जर को अटैक करने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि 2 सोल्जर एक वॉइड हाउंड को मारो जिससे मैं जल्दी से जल्दी इन सोल्जर्स का यूज करके वॉइड हाउंड को मार सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सोल्जर्स उस वॉइड हाउंड को मारे जा रहे हैं और हमारे एमसी को एक्सपी मिले जा रहे हैं। फिर हमारा एमसी सोचता है कि 20 एक्सपी एक सोल्जर को मारने पे, इस तरह तो मैं लेवल 2 10 मिनट के अंदर ही पहुंच जाऊंगा। और वो सोचता है कि मेरा एमपी 1 मिनट में 1 से वापस आ जाता है तो 10 मिनट में मेरा एमपी तो फिर से फुल ही हो जाएगा। और वो और कुछ सोल्जर्स को समन कर देता है और सोचता है कि अब तो कुछ ही समय में मेरे पास स्केलेटन की एक पूरी आर्मी होगी और अपने नए समन सोल्जर्स को वॉइड हाउंड पे अटैक करने का ऑर्डर देता है। फिर मैसेज आता है कि आपने वॉइड हाउंड को मार दिया है, आपको 20 एक्सपी मिले, 20 एक्सपी मिले। तभी हमारा एमसी का लेवल अप हो जाता है। अब वो लेवल 0 से लेवल 1 में पहुंच गया है और उसे 5 टैलेंट पॉइंट मिलते हैं। हमारा एमसी बोलता है कि जैसे ही हमारा लेवल अप होता है हमारा 30% एमपी रिकवर हो जाता है और हमें 5 फ्री स्टैट पॉइंट दिए जाते हैं। फिर वो अपने पांचों के पांचों स्टैट पॉइंट को अपने एमपी में डाल देता है और वो बोलता है कि अब तो मैं 15 सोल्जर्स को समन कर सकता हूँ। फिर वो लेवल 2 यानी कि फ्लोर 2 में चला जाता है जहाँ पे फ्लोर 2 में होते हैं लेवल 2 के मॉन्स्टर्स जिसका नाम होता है ग्रे वुल्फ और उसे हमारा एमसी का सोल्जर मार देता है आसानी से वो भी। लेकिन हमारा एमसी सोचता है कि मैं अपने आसपास कुछ सोल्जर को रख देता हूँ क्योंकि अभी तो फिलहाल के लिए मैं बहुत कमजोर हूँ कि मैं इन सोल्जर्स को नहीं मार सकता, आई मीन उस लेवल 2 के मॉन्स्टर्स को तो नहीं मार सकता। फिर तभी हमारे एमसी का फिर से लेवल अप हो जाता है और वो अपना एमपी में वापस 5 स्टैट पॉइंट को डाल देता है और वो सोचता है कि मैंने एमपी में 5 पॉइंट को डाल के अब मैं ज्यादा सोल्जर्स समन कर सकता हूँ जिससे मैं जल्दी मार सकता हूँ। जल्दी मैं मारूंगा तो मैं जल्दी लेवल अप करूंगा, जल्दी लेवल अप करूंगा तो मैं और ज्यादा सोल्जर्स समन कर सकता हूँ अपने एमपी में स्टैट पॉइंट डाल के। ये तो एक बहुत ही अच्छा लूप बन गया। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फील्ड में दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लेवल 4 के मॉन्स्टर्स होते हैं जिनका नाम होता है मड हॉर्स। फिर वो हमारे एमसी को देखता है और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हमारा एमसी अपने सोल्जर्स को समन करके उसे लेवल 4 के मॉन्स्टर पे हमला करने का ऑर्डर देता है। फिर हमें एक युद्ध दिखाया जाता है हमारे सोल्जर और उस मड हॉर्स के बीच में जहाँ पे हमारे सोल्जर मिलकर उस मड हॉर्स को मार देते हैं। फिर हमारा एमसी अपने पीछे देखता है कि उसका एक सोल्जर को उस मड हॉर्स ने भी मार दिया है। फिर हमारा एमसी मुस्कुराता है, बोलता है लेकिन मेरे पास सोल्जर ही तो है जो मैं जितने चाहे उतने बुला सकता हूँ। फिर वो और समन कर देता है सोल्जर को और उसके पास टोटल 7 सोल्जर 30 हो जाते हैं और वो उन सबको अटैक करने के लिए बोलता है और सभी मिलकर अटैक करने लगते हैं और उसे बार बार एक्सपी मिलती है कि आपने मर्ड हाउस को मार दिया है, आपको 40 एक्सपी मिले।
मिले, 40 एक्सपी मिले, 40 एक्सपी मिले और हमारा एमसी का अब लेवल 5 हो जाता है। तभी सिस्टम का एक मैसेज आता है कि आपने एक नए रेस्ट्रिक्शन को रिमूव करने का क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया है। तभी हमारा एमसी शॉक होकर बोलता है, क्या एक और रेस्ट्रिक्शन हट गया? फिर हमें सिस्टम बताता है कि कौन सा रेस्ट्रिक्शन अनलॉक हुआ है। इस रेस्ट्रिक्शन से हमारा एमसी किसी को भी मार के उसका अनडेड वर्जन बना सकता है। सिंपली बोले तो जैसे सोलो लेवलिंग में जिन्वू किसी को भी मार के उसका अनडेड वर्जन बना सकता है, लेकिन अगर वो बहुत पावरफुल हुआ तो वो नहीं बना सकता। उसी तरह ये भी हमारा एमसी भी किसी को भी मार के उसका अनडेड वर्जन बना सकता है, लेकिन अगर जिसे भी एमसी ने मारा है वो एमसी से बहुत ज़्यादा ताकतवर हुआ तो ये काम नहीं करेगा। फिर हमारा एमसी सोचता है कि अगर मैं जितने तरह के मॉन्स्टर को मारूंगा और उनका भी साइडो सोल्जर बना दूंगा तो मेरे पास बहुत डिफरेंट तरह के सोल्जर्स होंगे और इसका मतलब इससे मैं अंडरवर्ल्ड का राजा बन जाऊंगा। और हमें हमारा एमसी का एक बहुत ही खतरनाक सा कूल लुक दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि अरे मैं तो भूल ही गया था, नेक्रोमेंसर्स को हर 5 लेवल में एक न्यू स्किल मिलती है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को एक स्किल मिला है जिसका नाम होता है गन पाउडर स्केलेटन इफेक्ट। फिर हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है इस स्किल को यूज़ करने से हमारे एमसी के सोल्जर चलता फिरता बम हो जाता है जो कि एनिमी के सामने जाके फट जाता है, जिससे एक एरिया डैमेज होता है जिसका रेडियस होता है 16 फीट का। हमारा एमसी बोलता है कि सुसाइड बॉम्बर स्केलेटन, अब तो मुझे लार्ज ग्रुप के मॉन्स्टर्स के लिए भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं इसे यूज़ करके अगर कोई मॉन्स्टर्स ग्रुप में हमला करता है तो मैं उसे ग्रुप में ही मार सकता हूँ। मैं तो इंतजार भी नहीं कर पा रहा हूँ इसे लेवल 5 में यूज़ करने का। लेवल 5 मतलब फ्लोर 5 में यूज़ करने का। फिर हमें फ्लोर 5 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होते हैं ब्लैक बैक बीस्ट, इसका नाम यही है ब्रो। फिर हमारा एमसी सोचता है कि ये बीस्ट तो बड़े बड़े घास के पीछे छुपे हुए रहते हैं, अगर मैं सिर्फ रेगुलर सोल्जर से इस पे हमला करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इन्हें मारने में, लेकिन अगर मैं अपने नए स्किल का यूज़ करके इन्हें चलता फिरता बम बना दूं तो देखने में मज़ा आएगा। फिर हमारा एमसी यूज़ करता है अपना नया स्किल जिससे वो अपने सोल्जर को कन्वर्ट कर देता है और बोलता है कि जाओ हमला करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि गन पाउडर स्केलेटन अपने ऊपर एक बड़ा सा बम लेके जा रहा होता है। फिर हमारा एमसी भी ये देख के चौंक जाता है कि ये क्या बकवास है। मुझे लगा कि मेरे सोल्जर जाके फटेंगे, ये तो अपने ऊपर बम लेके जा रहे हैं। फिर हमारा एमसी अपने माथा में हाथ रख के बोलता है कि चाहे कुछ भी हो, रहने दो, जो भी है जैसा भी है, जाओ और हमला करो। फिर हमारा सोल्जर बम लेके आगे बढ़ने लगता है और मॉन्स्टर के सामने जाके बम लेके खड़ा हो जाता है। मॉन्स्टर भी देख के हैरान है कि ये क्या है, ये खड़ा क्यों हो गया है। फिर जैसे ही धमाका होता है चारों तरफ तबाही मच जाती है और फिर हमारा एमसी भी देख के चौंक जाता है, हे भगवान ये क्या डैमेज है। इसलिए कहा जाता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। फिर हमें मैसेज आता है कि ब्लैक बीस्ट को मारा जा चुका है, आपको 100 एक्सपी मिले, 100 एक्सपी मिले, 100 एक्सपी मिले। फिर हमारा एमसी सोचता है कि मुझे तो सबसे पहले मेरा एमपी बढ़ाना पड़ेगा अगर मैं गन पाउडर स्केलेटन को ज़्यादा समन करना चाहता हूँ, क्योंकि नॉर्मल स्केलेटन तो मरेंगे नहीं जल्दी पे, लेकिन गन पाउडर स्केलेटन खुद ही जाके मर जा रहे हैं तो उसका स्केलेटन काउंट कम हो जाएगा ना, इसलिए वो सबसे पहले अपना एमपी को बढ़ाना चाहता है। फिर हमारा एमसी सोचता है कि मुझे बहुत एक्सपी तो मिले जिसे मैंने लेवल अप करके स्किल भी किया, लेकिन मुझे कुछ भी ड्रॉप नहीं मिले। लगता है सीक्वेंस ट्रायल में एक्सपी ही मिलता है, लूट बहुत कम मिलता है या लूट नहीं मिलता है। हमारा एमसी सीक्वेंस ट्रायल कंप्लीट करके बाहर आता है और बोलता है कि मुझे दुकान जाके अपने लिए कुछ इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा जिसका दाम कुछ ज़्यादा ना हो। फिर हमारे एमसी को बाहर निकलते हुए देखकर हमारी टीचर भी शॉक हो जाती है और सोचती है कि प्लूटो अभी सीक्वेंस ट्रायल में गया था और वो बाहर भी आ गया इतने जल्दी, और वो उसे देख के तो लग रहा है कि उससे कुछ एक खरोच तक नहीं आई है और वो उसका लेवल 5 हो गया है। अभी तो बस एक ही घंटा हुआ है और उसका लेवल 5 हो गया है। फिर वो सोचती है कि उसका अवोकन क्लास C रैंक का होगा, लेकिन उसके 200 टैलेंट पॉइंट की वजह से वो जितना दिखता है
उससे कहीं ज़्यादा है। मुझे इसे तुरंत प्रिंसिपल को रिपोर्ट करना होगा। फिर हमें अरोरा एकेडमी के प्रिंसिपल को दिखाया जाता है। फिर वो मन में सोचता है कि अब ओपनिंग सेरेमनी तो अभी ख़त्म हुआ है, अभी मैं इतना बिजी था, लेकिन फिर भी इतनी कौन सी अर्जेंट बात हो गई जो मैडम ने मुझे यहाँ बुला लिया। फिर वो मैडम आके प्रिंसिपल को बोलती है कि ये प्लूटो के बारे में है। फिर हमारा प्रिंसिपल शॉक होके बोलता है, क्या प्लूटो के बारे में? हमें तो पहले ही एक एस रैंक, 6 ए रैंक और ना जाने कितने बी रैंक के स्टूडेंट्स मिले हैं, और आप मुझसे एक सी रैंक के बारे में बात करना चाहती है। फिर वो टीचर शॉक होके प्रिंसिपल को पूछती है कि प्रिंसिपल, अगर क्या हो एक लेवल 0 का नेक्रोमेंसर सीक्वेंस ट्रायल में जाता है और लेवल 5 बस एक ही घंटा में करके वापस आ जाता है, आपको क्या लगता है वो नेक्रोमेंसर कितना ताकतवर होगा? फिर ये सुनकर हमारे प्रिंसिपल भी शॉक हो जाता है, क्या लेवल 5 सिर्फ एक घंटा में? नामुमकिन, एक लेवल 0 का नेक्रोमेंसर 5 मिनट भी सीक्वेंस ट्रायल में नहीं टिक सकता। वो सोचता है कि एक नेक्रोमेंसर एक सोल्जर को समन कर सकता है। सीक्वेंस ट्रायल में तो फर्स्ट ही फ्लोर में बहुत सारे लेवल 1 के वॉइड हाउंड्स होते हैं। वो वॉइड हाउंड तो उस नेक्रोमेंसर को चीर फाड़ के रख देंगे। फिर दोनों सोचते हैं कि आखिर उसने ऐसा किया कैसे? प्लूटो प्लूटो ने ऐसा किया कैसे? फिर हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है जो बोलता है, प्रो गियर तो बहुत ही महंगा है, मैंने मैंने घंटों तक चीज़ें देखी और फिर भी सबसे सस्ती चीज़ भी 10 गोल्ड की है। फिर वो सोचता है कि लगता है मुझे अभी तो फिलहाल डंजन्स में जाना पड़ेगा बिना इक्विपमेंट के। फिर वो सोचता है कि लगता है मुझे डंजन्स में ही इक्विपमेंट ड्रॉप किया हुआ लूटना पड़ेगा। फिर हमें एक टीम दिखाया जाता है जो सीक्वेंस ट्रायल से बाहर निकलती है, और कुछ लोग किनारे खड़े होकर बोलते हैं, लगता है वो देखो उनका पूरा टीम खत्म हो गया है, लगता है हमें जाइंट राइनो माउंटेन में जाने के लिए काबिल नहीं है। मतलब गाइस ये एक और डंजन है, जैसे सीक्वेंस ट्रायल एक डंजन था उसी तरह ये भी एक डंजन है जिसका नाम है जाइंट राइनो माउंटेन। वहीं पर उसकी टीम वाइप आउट हो गई थी। फिर हमारा एमसी सोचता है कि लेवल 5 का जाइंट राइनो माउंटेन ये हाईएस्ट है, मैं ये हाईएस्ट लेवल का डंजन है जो मैं अभी चैलेंज कर सकता हूँ। वो सोचता है कि चलो इसे चैलेंज करते हैं विथ गोल्ड डिफिकल्टी लेवल। फिर हमें दिखाया जाता है डिफिकल्टी लेवल जो कि होता है ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, हीरो और डूम्सडे। हमारा एमसी अभी लेवल 5 का ही है, इसलिए वो सोचता है कि गोल्डी डिफिकल्टी में चैलेंज करना सही रहेगा। वो आसपास का नज़ारा देख के चौंक जाता है कि वाह, यहाँ का व्यू तो एकदम खतरनाक है। और वो अपने सोल्जर को समन करता है। फिर वो सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि जाओ बॉस को मारो और मुझे एक्सपी दो और लूट दो। फिर हमें सोल्जर्स और राइनो भी फाइट दिखाया जाता है, और हमारा एमसी सोचता है कि लेवल 5 के रॉक राइनोज, इन्हें तो मैं बस चुटकी बजाते ही मार सकता हूँ, इन्हें मारने पे मेरे एक भी सोल्जर्स नहीं मरेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि रॉक राइनो मारा गया और तुम्हें 50 एक्सपी मिले। जब हमारा सोल्जर्स उन रॉक राइनोज को मार रहे थे तभी अचानक से एक बहुत ही जोर से गुर्राने की आवाज़ आती है, और हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा राइनो, रॉक राइनो आ गया है वहाँ पे, जो सोल्जर्स के जो एमसी के समन सोल्जर को एक ही बार में उड़ा देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर हमारा एमसी सोचता है कि मेरे सोल्जर्स के फिजिकल अटैक उतने ज़्यादा काम नहीं करेंगे इस जाइंट रॉक राइनो के खिलाफ, लेकिन मेरे पास सिर्फ यही नहीं है, मेरे पास एक और ट्रिक है। और वो अपने सोल्जर को अपने नई स्किल से गन पाउडर स्केलेटन में बदल देता है, लेकिन जैसे ही राइनो उस पर हमला करता है बस खेल खत्म। वो बॉम्ब की तरह फट जाता है और राइनो को डैमेज पड़ता है, और एक ही सोल्जर एक उस बड़े राइनो को मार देता है, और मैसेज आता है कि आपने जाइंट रॉक राइनो को मार दिया है और आपको 100 एक्सपी मिली है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि उनका डिफेंस चाहे जितना भी अच्छा हो, वो मेरे इस बॉम्ब वाले स्केलेटन के सामने कुछ भी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी
अपने उस बॉम्ब वाले सोल्जर का यूज़ करके बहुत सारे जायंट रॉक राइनोस को मारने लगता है और उसका लेवल अप हो जाता है और उसका अब लेवल 6 हो गया है। वो सोचता है कि अब उसका 6 से 7 जाने के लिए अब थोड़ा ज़्यादा एक्सपी लग रहा है और वो सोचता है कि मुझे लगता है कि अब मैं अगर बॉस को मार दूँ तो मैं आराम से लेवल 7 हो सकता हूँ। फिर हमें एक खतरनाक सा बॉस का सीन दिखाया जाता है जो होता है जाइंट रॉक राइनो किंग, जो दिखने में ही कितना बड़ा और खतरनाक लग रहा है। ये देखो हमारा एमसी इतना छोटा है और जाइंट राइनो किंग इतना बड़ा है। फिर वो जोर से गुर्राता है। फिर हमारा एमसी भी उसे देख के चौंक जाता है कि मैंने तो उम्मीद भी नहीं किया था कि एक लेवल 5 का बॉस इतना बड़ा हो सकता है। फिर वो बोलता है लेकिन अपने आसपास तो देखो, तुम तो मेरे सोल्जर से घिरे हुए हो। फिर हमारा एमसी उससे बोलता है कि हमारे पास तो 100 बॉम्ब्स आसपास है, वो भी फटने के लिए तैयार। तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच पाओगे? फिर हमारा एमसी ऑर्डर देता है कि फटो और सब के सब फटते हैं और इतना बड़ा धमाका होता है और फिर एमसी को मैसेज आता है कि तुमने जाइंट रॉक राइनो किंग को मार दिया है और तुम्हें 5000 एक्सपी मिलती है, जिससे हमारे एमसी का लेवल 6 से 7 हो जाता है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि मैंने अपने बॉम्ब वाले सोल्जर्स को पहले से ही बहुत ज़्यादा जमा करके रख लिया था इस बॉस एरिया से आने से पहले, पर मैंने तो उम्मीद भी नहीं किया था कि अगर मैं सबको एक साथ फटने बोलूँगा तो बॉस का तो चीथड़े चीथड़े उड़ जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। बहुत अच्छा, शानदार। तभी हमें एक रोशनी में एक हथियार दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी उसे देख के वो सोचता है कि हाँ, ये क्या है? फिर हमें बताया जाता है कि इसका नाम है रॉक स्टाफ। इसका मतलब ये बॉस को मारने के बाद ड्रॉप हुआ था। नाइस, वेरी नाइस। एमसी सोचता है कि जाइंट रॉक स्टाफ, और इसका इफेक्ट होता है कि वो हमारे एमसी का डिफेंस को +10 से बढ़ा देगा और एमपी को लिटरली 30 से बढ़ा देगा। सोच रहे हो 30 से? आई थिंक एमपी का, आई मीन एमसी का अभी एमपी होगा शायद 30, यानी इसको पकड़ते ही अभी वो सीधा 60 यानी उसका एमपी डबल हो जाएगा। सोच रहे हो कि कितना खतरनाक है? एमसी भी इसे देख कर चौंक जाता है, बोलता है कि मुझे जैकपॉट मिल गया है, वाह! लूट लूट मॉन्स्टर बॉस ने लूट ड्रॉप किया है। मुझे याद है कि ड्रॉप को भी कैटेगरी में बांटा जाता है और रेयरिटी को कलर से भी दिखाया जाता है। मतलब कॉमन ड्रॉप के आसपास वाइट लाइट रहेगी और उसका ड्रॉप रेट भी सबसे ज़्यादा रहेगा, लेकिन वो बहुत घटिया रहेगा कंपेयर टू दूसरे टायर। और जितना टायर ऊपर जाते जाओगे उतना ज़्यादा उसका ड्रॉप रेट कम होता रहेगा और वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल भी रहता रहेगा। फिर हमारा एमसी बोलता है कि ये तो मेरा पहला ही डंजन था और मुझे पहले अपने पहले ही डंजन में एपिक टायर की लूट मिल गई है, व्हाट! और ये वही लूट है जो मुझे चाहिए अपने नेक्रोमेंसर के लिए। मतलब हमारे एमसी को नेक्रोमेंसर के लिए एमपी चाहिए होता है और ये लूट लिटरली एमपी ही देता है, इसलिए ये हमारे एमसी के लिए परफेक्ट फिटिंग है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि मेरा लक तो लगता है पूरा छप्पड़ फाड़ के आसमान छू रहा है अभी के लिए। और वो सोचता है कि रेयर गियर तो कम से कम 100 गोल्ड से स्टार्ट होते हैं, मेरे पास तो एपिक गियर है, पता नहीं वो कितना महंगा होगा। फिर वो बोलता है कि +10 डिफेंस मेरे कमजोर डिफेंस को और ज़्यादा बढ़ा देगा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, ये मुझे 30 एमपी देता है। और वो बोलता है कि इस और इसके अलावा मैंने तो अपने फर्स्ट लेवल से ही सारे के सारे स्टैट मेरे एमपी में डाल दिए हैं। फिर हमारा एमसी का एक कूल लुक दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि अब उसके पास तो 75 एमपी हो गया है, इसका मतलब वो एक बार में 75 सोल्जर्स को समन कर सकता है। ये देखकर हमारा एमसी भी फूले ना समाता है। उसके बाद वो डंजन क्लियर करके बाहर आता है। फिर वो जिसने ए रैंक की क्लास ऑफ वोकिन किए थे, वो हमारे एमसी को देख के बोलता है कि अरे देखो तो कौन आ रहा है, क्या वो प्लूटो यानी हमारा एमसी नहीं है? वो हंसते हुए एक इविल स्माइल देता है और बोलता है कि मेरा ऑफर अभी भी वैलिड है, तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाना चालू कर दो, क्योंकि अगर मेरा माइंड बदल गया तो मैं तुम्हें लेवल अप भी कराने नहीं
ले जाऊंगा, क्योंकि कचड़े तो हमेशा कचड़े ही होते हैं। ये देखकर हमारा एमसी उसे आग दिखाता है। फिर वो ए रैंक का बंदा हमारे एमसी को बोलता है कि तुम डंजन्स के बाहर कैंपिंग क्यों कर रहे हो, मुझे अंदाजा लगाने दो। कोई भी सी रैंक के बेकार आदमी को साथ तो ले जाना नहीं चाहता। अह, बेकार कहीं के। फिर वो हमारे एमसी को चिढ़ाते हुए दिखाता है कि देखो मेरे पास तो एक रेयर ग्रेड का एक गियर भी आ गया है, क्या तुम्हें इसे देख के जलन हो रही है? मेरे पालतू बन जाओ और तुम्हारे पास ये सब होगा, गियर, वेपन और सब कुछ जो तुम सोच सकते हो। तभी उसके आसपास के बंदे बोलने लगते हैं कि एड्रियन यानी वो ए रैंक का बंदा, तुम इसके साथ बहुत ज्यादा ही दयालु नहीं हो रहे हो? और फिर वो प्लूटो से बोलते हैं कि प्लूटो यानी हमारा एमसी, अपने होश खो के खड़े क्या हो? एड्रियन के पालतू बन जाओ, सोचो इसके बारे में, तुम्हें हर चीज मिलेगी। फिर बाकी सब उसके बात पे से हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सही गया, वरना तुम जैसे निकम्मे तो कुआरे ही मर जाओगे, तुम्हें तो कोई लड़की भी भाव नहीं देगी। और सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर एक लड़की उससे देख के चिढ़ के बोलती है कि हाँ, अगर आर्डियन ऑर्डर भी दे दे फिर भी कोई लड़की उसे छूना भी नहीं चाहेगी। फिर हमारा एमसी बोलता है कि मैं एक बार फिर से कहता हूँ। फिर आर्डियन एमसी को देख के बोलता है क्या? फिर हमारा एमसी उसे घूरता है और बोलता है कि तेल लेने जाओ। फिर ऐसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा हमारा एमसी जब जाइंट रेनो माउंटेन डंजन को क्लियर कर लेता है, तभी उसकी मुलाकात उस ए रैंक के बंदे यानी एड्रियन से होती है और एड्रियन और हमारे एमसी के बीच में बहस भी हो जाती है। अब आगे जब एड्रियन हमारे एमसी पे भड़क उठता है, तभी लूना आके उसे बोलती है कि शांत रहो, ये डंजन हॉल है, यहाँ पे लड़ाई बिल्कुल ही मना है। तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ आ रहे होते हैं। वो आते ही पूछते हैं हमारे एमसी, और वो आते ही पूछते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो वहाँ? तभी वो ए रैंक का बंदा प्लूटो से बोलता है कि नहीं, हम तो लड़ाई नहीं कर रहे थे, है ना प्लूटो यानी हमारा एमसी। फिर वो बंदा चिल्ला के बोलता है कि ये डंजन हॉल है, तुम्हारा खेल का मैदान नहीं, या तो डंजन में जाओ या बाहर निकलो, यहाँ पे भीड़ मत लगाओ, चलो निकलो यहाँ से। फिर एड्रियन हमारे एमसी को बोलता है कि तुम बच गए इस बार, अगर मैंने तुम्हें इस डंजन हॉल के बाहर मिल गए तुम वहीं खत्म हो गए समझो। फिर वो वहां से जाने लगता है और वो सोचता है कि आज तो मैं लेवल 5 करके ही रहूंगा। फिर हमारा एमसी भी अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे रोका ना गया होता ना तो मैं तो उसे वहीं पर ढेर कर देता मार के। फिर वो बंदा हमारे एमसी से पूछता है कि अगर एड्रियन यानी उस ए रैंक बंदे जैसे लोग तुम्हें परेशान करेंगे तो तुम मुझे ढूंढने आ जाना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। फिर हमारा एमसी उसे थैंक्स बोलकर वहां से जाने लगता है। फिर वो देखता है कि हमारा एमसी तो एक डंजन में जा रहा है और उसे रुकने को बोलता है, क्योंकि वो डंजन बहुत हाई लेवल का है। तुम्हारे लेवल के हिसाब से तुम्हें तो एक लेवल 1 की बनी मीडो में जाना चाहिए। तभी वो बंदा अचानक चौंक जाता है जब वो हमारे एमसी के हाथ में देखता है कि उसके हाथ में तो जायंट रॉक स्टाफ है, जो कि जायंट रॉक राइनो किंग को मारने से मिलता है। फिर हमारा एमसी उस डंजन के बाहर जाके सोचता है कि मुझे तो याद है कि हम एक डंजन में 4 बार डेली जा सकते हैं, तो मैं तो चला एक और बार। फिर वो बंदा सोचता है कि सिर्फ जायंट रॉक राइनो किंग जो कि गोल्ड डिफिकल्टी या उससे हायर चूज करने पे ही वो स्टाफ गिराते हैं, मुझे ये मत कहना कि उसने अकेले ही जायंट राइनो माउंटेन को गोल्ड डिफिकल्टी में हरा दिया। फिर हमारा एमसी उस जायंट रॉक माउंटेन के अंदर चला जाता है। फिर हमारा एमसी अपने सोल्जर को समन कर देता है और इस बार डिसाइड करता है कि वो जल्दी से जल्दी इस डंजन को क्लियर करेगा। फिर वो इंस्ट्रक्टर सोचता है कि अगर उसने अकेले ही गोल्ड डिफिकल्टी डंजन को इस लेवल में हरा दिया तो फिर मुझे तो लगता है कि कोई भी एस रैंक का बंदा भी अकेले इस डंजन को क्लियर नहीं कर सकता। फिर हमें जायंट रॉक राइनो किंग को दिखाया जाता है, जिसके सामने हमारा एमसी अपने बॉम्ब वाले स्केलेटन को समन कर देता है और ब्लास्ट
और जायंट रॉक राइनो किंग मारा जाता है और हमारे एमसी को 5000 एक्सपी मिलती है। हमारा एमसी उस डंजन को क्लियर करके वापस जायंट रॉक राइनो के पास आता है, जहाँ पे जायंट रॉक राइनो उसे गुस्से से घूरता है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि तुम कभी सीखोगे नहीं, है ना, और फिर से ब्लास्ट कर देता है और फिर से जायंट रॉक राइनो किंग को मार देता है और डंजन क्लियर करके फिर से आता है, फिर से ब्लास्ट कर देता है, फिर से जायंट रॉक राइनो किंग को मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी को बहुत सारे लूट मिल गए हैं, लेकिन उसमें से उसके लिए कुछ काम का नहीं है। फिर हमारा एमसी सारे के सारे बार डंजन क्लियर करके बाहर आता है और सोचता है कि मैंने तो इतनी बार डंजन क्लियर कर दिया है कि मेरा बहुत सारा टाइम खत्म हो गया है, अब मैं आराम कब करूंगा। कल तो वो रूकी प्रोफेशनल टेस्ट है ना, लगता है मुझे देना पड़ेगा। फिर हमें हमारे एमसी का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, जिसमें उसका लेवल हो गया है 9 और उसका एमपी हो गया है 85। फिर हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे यानी स्टूडेंट जमा हो रहे होते हैं, शायद यहीं पर रूकी प्रोफेशनल टेस्ट होने वाला है। तभी कुछ लोग फुसफुसा के बोलने लगते हैं कि मैंने सुना है कि अजूरो ड्रैगन गिल्ड से ऑब्जर्वर को आज भेजा जा रहा है इस टेस्ट को देखने के लिए। अगर तुम इस टेस्ट में अच्छा करोगे तो तुम्हें उनका सपोर्ट भी मिल सकता है। ये सब सोचने लगते हैं कि अभी तो बस एक ही दिन हुआ है, इसलिए कोई भी ज्यादा लेवल अप नहीं कर सकता, सबका सेम ही लेवल होगा शायद, इसलिए ये परफेक्ट जगह है अपना टैलेंट दिखाने का। तभी कुछ लोग आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो कल एक टीम ज्वाइन की और पूरा दिन डंजन में ग्राइंड करता रहा और मैं लेवल 4 भी पहुंच गया हूँ। तभी एक दूसरा बंदा बोलता है क्या लेवल 4 इतनी जल्दी, मैं तो अभी बस लेवल 2 में ही पहुंचा हूँ। फिर हमारा एमसी सोचता है लेवल 4 लेवल 2 वो इतने धीरे धीरे लेवल अप करते हैं। तभी वो बंदा यानी हमारा ए रैंक का बंदा वहां पे आ जाता है और हमारे एमसी को चिढ़ा के बोलने लगता है कि मैंने तो कल पूरे दिन फार्म किया, ग्राइंड किया और मैं अब तो लेवल 5 में पहुंच भी चुका हूँ। तुम्हारा क्या क्या तुमने किसी को ढूंढा जो तुम्हें लेवल अप कराने ले जाए। तभी हमारा इंस्ट्रक्टर सबको शांत रहने के लिए बोलता है और अनाउंस करता है कि हमेशा की तरह हमारे एकेडमी ने रूकी प्रोफेशनल टेस्ट एक दिन बाद रखा है। अवोकनिंग डे के एक दिन बाद इस टेस्ट को रखा है और अजूरो ड्रैगन गिल्ड टॉप 5 आने वाले स्टूडेंट्स को चुनेगी और जो फर्स्ट पोजीशन लाएगा इस टेस्ट में उसे एक एपिक क्वालिटी का गियर दिया जाएगा एकेडमी की तरफ से। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। फिर हम देखते हैं आयरन क्राउली को, जो कि एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का आदमी होता है अजूरो ड्रैगन गिल्ड में और उसका माना भी लगभग अनंत है और लोग उसे बुलाते हैं कभी खत्म ना होने वाला फाउंटेन। तभी वो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि मुझे रूल समझाने दो। सभी स्टूडेंट एक टेस्ट रूम में जाएंगे और एल्डर क्राउली लगातार समन्स को बुलाएंगे हर एक रूम में। अगर तुम एक समन को मारोगे तो तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा और तुम्हारे पास 30 मिनट है और तुम्हारा रैंकिंग भी तुम जितने समन्स को मारोगे तुम्हारा उस हिसाब से रैंकिंग होगा। फिर तभी कुछ स्टूडेंट डर के बोलते हैं कि बट हम तो अभी लेवल 5 के अंदर ही है और एल्डर तो लेवल 70 के ओवर ही है, कोई चांस ही नहीं है कि हम उनके समन्स को हरा पाए। तभी एल्डर क्राउली बोलते हैं कि सब शांत हो जाओ, मैं अपने सारे समन को लेवल 1 में लॉक कर दूंगा जिससे तुम उन्हें मार सकोगे और मैं खुद ही सारे समन को कंट्रोल भी करूंगा, तो चिंता मत करो। और अगर तुम्हें लगेगा कि तुम उसे नहीं संभाल पा रहे हो तो तुरंत बोल देना, मैं तुरंत तुम्हारा टेस्ट स्टॉप कर दूंगा। फिर सभी बंदे खुश हो जाते हैं। तभी वो बंदा हमारे एमसी को चिढ़ा के बोलता है ये तो मेरे लिए एक बच्चों का खेल होगा, लेकिन तुम्हारे जैसे एक सी रैंक कचड़े के लिए अगर तुम एक मुझे तो लगता है कि तुम एक भी किल नहीं कर पाओगे। जब मैं टॉप 5 के अंदर आ जाऊंगा और अज़ूरो ड्रैगन गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए काबिल बन जाऊंगा तब मैं तुम्हारे साथ अच्छे से खेलूंगा, भागना मत बस। फ्यूचर में क्यों अभी। तभी हमारा एमसी बोलता है कि फ्यूचर में क्यों, मैं तो अभी तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ, आ जाओ अभी। फिर वो बंदा बोलता है कि ठीक है आ जाओ, तुम्हें जैसे खेलना है बोलो कैसे खेलना है। फिर हमारा एमसी मुस्कुरा के बोलता है कि चल आजा सट्टा लगाते हैं जो किसका सबसे ज्यादा रैंक आएगा। फिर वो ए रैंक का बंदा भी पूरा हंस जो से हंसने लगता है और बोलता है कि क्या मैंने सही सुना, तुम्हें मेरे साथ compete करना है सच में। और जोर से हंसने लगता है और एकदम चिड़चिड़ा के बोलता है हमारे एमसी से, तुम्हें सच में लगता है कि तुम अभी भी पहले जैसे टैलेंटेड जीनियस हो। फिर हमारा एमसी उसे एकदम कोल्ड लुक दे के बोलता है कि क्योंकि मैंने गेम चुना है अब तुम उसका
प्राइस सेट करो कि हम क्या शर्त लगाएंगे। फिर वो हमारे एमसी को एकदम चिड़चिड़ा के बोलता है पूरा कि जो भी इस शर्त में हारेगा वो जमीन में रेंगेगा और पूरे स्कूल के सामने कुत्तों की तरह भौंकेगा। फिर हमारा एमसी भी इसके लिए एग्री कर जाता है और वो इंस्ट्रक्टर अनाउंस करता है कि अरोरो एकेडमी का डे 1 रूकी प्रोफेशनल टेस्ट अब चालू होता है, सभी स्टूडेंट अपने अपने टेस्ट रूम में जाओ। फिर वो इंस्ट्रक्टर एल्डर को बोलता है कि सभी स्टूडेंट जा चुके हैं, आप टेलीपोर्टेशन एरे को चालू कर दीजिए। फिर एल्डर शुरू हो जाते हैं और अपने मैजिक से सभी के रूम में एक मैजिक सर्कल सा दिखने लगता है। तभी हमारा एमसी देखता है कि उस मैजिक सर्कल से निकल रहे हैं ब्रोंज सोल्जर्स जिनका होता है लेवल 1। फिर हमारा एमसी भी सोचता है कि चलो देखते हैं, तुमने एक साथ ग्रुप में बुला लिया है अपने लेवल 1 के सोल्जर को, तो मैं भी अपने सोल्जर को एक साथ ग्रुप में बुलाता हूँ और देखते हैं कौन जीतता है। तभी वो ब्रोंज सोल्जर हमारे एमसी पे अटैक करते हैं। तभी हमारा एमसी अपने स्केलेटन्स को ऑर्डर देता है अटैक कर रहे हैं और बस उसके स्केलेटन तो तबाही मचा देते हैं। एक ही अटैक में उस ब्रोंज सोल्जर का खेल खत्म। फिर हमारा एमसी बोलता है, हैं इतने जल्दी हार गए, कितना कमजोर है। अगर मेरा समनिंग लिमिट हटा नहीं होता और मेरे पास सिर्फ एक ही सोल्जर होता तब इन ब्रोंज सोल्जर्स को हराना बहुत ही मुश्किल होता, लेकिन मेरे पास तो अब समनिंग लिमिट ही नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तभी हमारा एल्डर शॉक हो जाता है कि हाँ, किसी ने 5 ब्रोंज सोल्जर को हरा भी दिया इतनी जल्दी, लगता है कि मुझे और ज्यादा सोल्जर को समन करना पड़ेगा उसके रूम में। तभी वो और सोल्जर को समन कर देते हैं और हमारा एमसी देखता है हाँ और भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन तुम अगर इतने सारे भी समन कर दोगे, मेरे 5 ही समन तुम्हारे इतने सारे समन के लिए काफी होंगे। मेरे 1 सोल्जर और 2 ब्रोंज सोल्जर इतने काफी होंगे फिलहाल के लिए। फिर वो एल्डर से क्या आता है, क्या 10 सोल्जर भी इतनी जल्दी हार गए? और फिर वो बोलते हैं कि लगता है तुम्हारे एकेडमी में कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी है। फिर वो प्रिंसिपल था शायद ये, हाँ शायद ये प्रिंसिपल था। तो प्रिंसिपल बोलता है कि क्या किसी ने एल्डर क्राउली का प्रशंसा हासिल की? पक्का ये आम स्टूडेंट तो नहीं होगा। और वो हमारे इलाइट क्लास के टीचर को से बोलते हैं कि लीडर बोर्ड निकालो, मुझे देखने दो कौन है नंबर 1 पे। और वो देख के शौक हो जाते हैं, क्या प्लूटो है नंबर 1 पे, जिसमें प्लूटो के 15 पॉइंट होते हैं। और वो देखती है कि व्हाट, अभी उसका 15 पॉइंट था, अब 20 हो गया, अब 23 हो गया, इतनी जल्दी आगे ये कैसे पॉसिबल है? और फिर हमारे इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि अब तो आपको मेरे बात पे यकीन हुआ ना प्रिंसिपल। फिर हमारे इंस्ट्रक्टर सोचते हैं कि क्या ये तो नामुमकिन है, कहीं वो ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास 200 टैलेंट पॉइंट्स थे। तभी वो एल्डर सोचते हैं कि जब मैं अपने पूरे सिटी में टॉप किया था तब मेरे पास मात्र 99 टैलेंट पॉइंट थे और इसके पास तो 200 है, ये बच्चा तो मुझे हीरा लग रहा है। तभी वो सोचते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं भी देखता हूँ तुम कब तक टिक पाते हो। और फिर हमारा एमसी बोलता है कि 10 ब्रोंज सोल्जर, ये तो मेरे लिए कोई खतरा है ही नहीं, ये तो जायंट राइनो माउंटेन से भी बहुत ही आसान है। तभी वो देखता है, क्या ये क्या हुआ, अचानक इतने सारे लेवल 1 के ब्रोंज सोल्जर्स, ये तो पूरी तरह से पागलपंती है। लेकिन अगर ये एक नंबर का गेम है तब देखते हैं। और हमारा एमसी भी बहुत सारे अपने सोल्जर्स को समन कर देता है, किसका आर्मी स्ट्रॉन्गर है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी ने 30 सोल्जर को समन कर दिया है। फिर हमें एड्रियन का टेस्ट रूम दिखाया जाता है। एड्रियन वही ए रैंक का बंदा, और फिर वो सोचता है कि मैंने तो दर्जनों में इस ब्रोंज सोल्जर्स को मारा है, प्लूटो चाहे जितनी भी मेहनत कर ले वो तो मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। फिर हमें 2 साल पहले टैलेंट असेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी इलाइट क्लास के टीचर बोलती है कि एड्रियन ने 77 टैलेंट पॉइंट्स हासिल किए हैं। फिर वो एड्रियन बोलता है कि मुझे पता था 77 टैलेंट पॉइंट्स थे, मुझे तो गारंटी एक ए रैंक मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होता है कि प्लूटो उससे 200 टैलेंट पॉइंट हासिल किए हैं। फिर इसे सुन के हमारा एड्रियन पूरा शॉक में चला जाता है और वो प्लूटो की तरफ देखता है और सभी स्टूडेंट भी शॉक होकर प्लूटो की तरफ देख रहे होते हैं। और एक स्टूडेंट आके बोलती है, 200 इतने तो पूरे किसी देश में नहीं है, वो तो इतने टैलेंट पॉइंट्स से टॉप करेगा पूरे देश में। फिर हमारे इलाइट क्लास के टीचर बोलती है कि प्लूटो का टैलेंट बहुत ही ज्यादा है, लेकिन तुम लोग भी इलाइट क्लास के स्टूडेंट हो, इसलिए तुम लोग भी प्लूटो से ज्यादा पीछे नहीं रह सकते। फिर एड्रियन सोचता है कि क्या उसके साथ हमें रहना है, मतलब उसकी बराबरी करके चलना है। फिर एड्रियन अपने बारे में सोचता है कि मैं ब्लैकवुड फैमिली का दूसरा बेटा हूँ जो कि
अरोरा सिटी के 3 सबसे बड़े क्लास में से एक है। सिर्फ मेरा भाई है जिसने मुझसे अच्छा प्रदर्शन किया है और अब मुझे किसी कंगाल और अनाथ के साथ कदम मिलाकर चलना होगा? कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और एड्रियन बोलता है कि मेरा berserker नाइट क्लास किसी भी घटिया क्लास सी के नेक्रोमेंसर को कुचल के रख देगा और वो ठान लेता है कि मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा। प्लूटो पूरे स्कूल के सामने कुत्ता बन के भौंकने के लिए तैयार हो रहना और जोर जोर से हंसने लगता है। फिर हमें बताया जाता है कि एड्रियन ने 15 पॉइंट कमाए हैं, यानी उसने 15 सोल्जर को मार दिया है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी की तरफ, जहाँ पे उसका स्केलेटन सोल्जर उन समन्ड लेवल 1 के ब्रोंज सोल्जर को मारने लगता है और हमें दिखाया जाता है प्लूटो ने तो 79 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं अभी तक। तभी एक ब्रोंज सोल्जर हमारे एमसी के समन्ड सोल्जर पे हमला कर देता है, लेकिन उसे तो कुछ होता ही नहीं है और वो समन सोल्जर उस ब्रोंज सोल्जर में हमला कर देता है तो उसका टुकड़े टुकड़ा हो जाता है और हमें दिखाया जाता है प्लूटो ने 100 पॉइंट हासिल किए, मतलब उसने 100 समन सोल्जर को मार भी दिया। फिर हमारा एमसी सोचता है कि मेरे पास 30 सोल्जर थे लेकिन अब 16 ही बचे हैं। अगर मैं कम सोल्जर्स से ज्यादा लोगों को मारना चाहूंगा तो मेरे सोल्जर भी मरेंगे ही मरेंगे। फिर वो सोचता है कि अब मैंने उन ड्रोन सोल्जर को मार दिया है, इसलिए मुझे और भी ज्यादा सोल्जर समन कर देना चाहिए, क्योंकि हर समन के बाद ड्रोन सोल्जर की संख्या भी बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब हर बार जब वो क्लियर कर दे रहा है तो और भी ज्यादा समन ब्रोन सोल्जर आ रहे हैं। इसलिए हमारा एमसी भी पहले से तैयार हो जाता है कि मैं भी बहुत सारे अपने समन सोल्जर को रेडी रखता हूँ। और वो देखता है कि उसका एमपी आधा खत्म भी हो चुका है और वो सोचता है कि अचानक ब्रोंज सोल्जर इतने ज्यादा अमाउंट में कैसे आने लग गए, क्या ये सबके लिए भी था या सिर्फ मेरे लिए ही था। फिर हमारा प्रिंसिपल देख के चौंक जाता है कि 100 पॉइंट्स, पिछला रिकॉर्डिंग मात्र 97 पॉइंट था और अभी तो बस आधा ही घंटा हुआ है और 100 पॉइंट प्लूटो ने हासिल कर लिया। फिर हमारे इलाइट क्लास की टीचर भी शौक होकर बोलती है, नेक्रोमेंसर क्या वो बस एक सी रैंक ही है? फिर वो एल्डर सोचता है कि क्या 100 ब्रोंज सोल्जर खत्म हो गए? और चाहे कुछ भी हो, अगर ब्रोंज सोल्जर लेवल 1 में ही क्यों ना हो, वो तो एक लेवल 5 बॉस मॉन्स्टर जो कि सिल्वर डिफिकल्टी है उससे भी ज्यादा पावरफुल है। फिर वो सोचता है कि तुम बच्चे, अगर तुम्हें खेलना ही है, और वो अपनी पावर बढ़ा देता है इतना ज्यादा। फिर प्रिंसिपल उसे बोलता है कि एल्डर आप क्या कर रहे हैं? तभी वो चौंक जाते हैं, अरे ये तो बुरा हुआ। फिर प्रिंसिपल चौंक के बोलता है, एल्डर आप ठीक है क्या? स्टूडेंट के स्पॉन ने आपका बहुत ज्यादा ही एमपी खत्म कर दिया है? फिर एल्डर बोलते हैं कि मैं तो बिना एक पसीना बहाए 10,000 लेवल 1 के ब्रोंज सोल्जर समन कर सकता हूँ। तो फिर प्रिंसिपल बोलते हैं, तो आपका कहने का क्या मतलब है, बुरा हुआ से? फिर एल्डर बोलता है कि दरअसल हुआ ये कि मेरा भी उसने मूड खराब कर दिया था, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही सोल्जर उसके रूम में समन कर दिए हैं, इसलिए वो खतरे में भी हो सकता है अभी के लिए। गाइस, वीडियो अभी खत्म होने वाली थी, लेकिन मैं खुद नहीं चाहता कि मैं इतने खतरनाक मोमेंट में ये वीडियो छोड़ दूं, इसलिए मैं इसके आगे बना रहा हूँ। इसलिए थोड़ा लेट हो गया होगा वीडियो, तो सॉरी। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तभी हमारा एमसी मुस्कुरा के और शौक होके बोलता है कि एल्डर ग्राउली, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने इतने सारे समन कर दिए हैं? फिर हमारा एमसी सोचता है कि मैं चाहता था कि मेरे सोल्जर इन लेवल 1 के ब्रोंज सोल्जर से लड़े, लेकिन अब इतने सारे ब्रोंज सोल्जर को मारते मारते तो मेरे सोल्जर के भी हालत खराब हो जाएंगे या मेरे सोल्जर उसे मार भी नहीं पाएंगे। यही सोच के वो सोचता है कि अब लगता है मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। तभी वो अपना स्किल गन पाउडर स्केलेटन यूज करता है और अपने सोल्जर को बॉम्ब वाले सोल्जर में कन्वर्ट कर देता है और उन्हें हमला करने भेज देता है और बोलता है कि उन्हें मिट्टी में मिला के रख दो। फिर वो बॉम्ब वाले सोल्जर आगे बढ़ने लगते हैं उन ब्रोंज सोल्जर की तरफ। फिर तभी हमारा प्रिंसिपल घबरा के बोलता है कि एल्डर जल्दी, प्लूटो हमारा टॉप स्कोरर है, प्लीज उस समन सोल्जर को प्लूटो के रूम से हटाइए जल्दी। तभी एल्डर सोचते हैं कि जैसा कि उसने परफॉर्म किया है अभी तक, उसे हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर को मारने में दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता उस टॉप स्कोरर के टैलेंट के साथ। लेकिन तभी हमारी इलाइट क्लास की टीचर शौक होके लेदर बोर्ड में देखती है वेट। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं कि वेट किसके लिए वेट?
अगर एक भी मिनट की देरी हुई तो हमारा टॉप स्कोरर प्लूटो यानी हमारा एमसी उन ड्रोन सोल्जर के द्वारा तो टुकड़ों में बट जाएगा। तभी हमारी इलाइट क्लास के टीचर बोलती है कि लेदरबोर्ड में देखो। फिर हमें दिखाया जाता है प्लूटो ने 201 पॉइंट कर लिए, प्लूटो ने 295 पॉइंट कर लिए, प्लूटो ने 350 पॉइंट कर दिए। तभी हमारे प्रिंसिपल भी शौक होकर बोलता है क्या अंदर में जो इंसान है वो प्लूटो ही है ना। तभी एल्डर भी अपने मन में बोलते हैं कि अगर अभी नया नया अवोकन हुआ बंदा भी इस लेवल की टैलेंट और ताकत दिखा रहा है तो अगर उसे अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए तो वो तो पूरे देश को बचाने की भी ताकत रखता है। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं कि शायद वो टिका हुआ होगा बहुत मुश्किल से, एल्डर जल्दी से अपने समन को रिकॉल कीजिए, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं। तभी एल्डर उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि मैं भी देखना चाहता हूँ उस बच्चे की लिमिट कहाँ तक है, चिंता मत करो, अगर जब उसकी स्पीड स्कोर करने की कम हो जाएगी तब मैं उन समन सोल्जर को वापस बुला लूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं ट्रायल रूम में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और दिखाया जाता है प्लूटो ने 800 पॉइंट स्कोर कर लिए। तभी और स्केलेटन समन होते हैं, मतलब हमारा एमसी समन करता है और उन्हें भेज देता है जाओ फटो। प्लूटो ने 900 पॉइंट कर लिए। फिर प्लूटो देखता है कि अभी भी कुछ सोल्जर बचे हुए हैं, वो भी देख के मुस्कुराता है और अपने सोल्जर्स को स्केलेटन सोल्जर को बोल देता है जाओ सबको खत्म कर दो। फिर वो हमला करने चला जाता है। फिर हमारा एमसी अपने आसपास के नजारे को देख के बोलता है कि क्या मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं चला गया, ये तो एकदम कचड़े से भी बदतर लग रहा है मेरे आसपास का नजारा। फिर हमें दिखाया जाता है प्लूटो ने 1000 पॉइंट इकट्ठा किए। फिर प्रिंसिपल देखते हैं देखो अब तो प्लूटो का पॉइंट बढ़ना भी रुक गया है। फिर एल्डर बोलते हैं कि उसने मेरे सारे के सारे समन सोल्जर को खत्म कर दिया है। फिर हमारी टीचर बोलती है कि क्या उसने सच में ऐसा कर दिखाया। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं एल्डर क्राउली आप प्लूटो के बारे में क्या सोचते हैं, क्या मुझे उसे आपके पास तुरंत ले आना चाहिए। फिर एल्डर बोलते हैं नहीं, जिसके सुन के दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर एल्डर बोलते हैं कि तुम्हें उसे मेरे पास लाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उनके पास जा रहा हूँ, मतलब हमारे एमसी के पास जा रहे हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा हमारे एमसी के ओवर पावर्ड परफॉर्मेंस को देखते हुए वो एल्डर तुरंत ही एमसी से मिलने का डिसाइड करते हैं। अब आगे तभी प्रिंसिपल हमारे एल्डर से पूछते हैं कि एल्डर अगर आप प्लूटो से मिलने चले जाएंगे तो दूसरे स्टूडेंट का क्या होगा, वो लोग तो अभी भी टेस्ट ही दे रहे हैं। फिर एल्डर प्रिंसिपल को घूरते हुए बोलते हैं कि बकवास बातें मत करो, जब तक मैं इस सिटी में हूँ तब तक मैं कहीं भी चला जाऊँ, मैं अपने ब्रोन सोल्जर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर वो बोलते हैं अगर इस लड़के ने बिना किसी चीटिंग के इतना स्कोर किया है तो इसका फ्यूचर तो अनइमेजिनेबल है, मुझे अभी के अभी उससे मिलना ही होगा। और वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं वहां से। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि ट्रायल रूम में सभी के सभी ब्रोन सोल्जर्स को मार के कह रहा होता है कि आखिरकार ये खत्म हुआ। फिर वो बोलता है कि अचानक 100 से ज्यादा ब्रोन सोल्जर आ गए थे, अगर मेरे पास गन पाउडर स्केलेटन यानी बम वाला स्केलेटन नहीं होता तो उन्हें हराना तो बहुत ही मुश्किल होता। फिर तभी एमसी के आगे एक मैजिक सर्कल बनता है और वो सोचता है कि क्या अब और सोल्जर आ रहे हैं इतने के बावजूद। तभी वहां एक परछाई बनती है तो हमारा एमसी सोचता है क्या इस बार बस एक ही आने वाला है, और फिर अपने साइडो सोल्जर्स को हमला करने का ऑर्डर देता है। जैसे ही वो सोल्जर हमारे एल्डर को हमला करने वाले होते हैं तभी हमारा एमसी उन्हें रुकने के लिए बोलता है और फिर एल्डर सोचते हैं कि नेक्रोमैटिक सोल्जर्स। फिर हमारा एमसी चौंक के बोलता है एल्डर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर एल्डर हमारे एमसी से पूछते हैं जहां तक मुझे पता है जो कि नेक्रोमैंसर एक सी क्लास है, सिर्फ वही नेक्रोमैंटिक सोल्जर्स को बुला सकते हैं। फिर हमारा एमसी भी उनके बातों में मंजूरी देके बोलता है बिल्कुल सही कहा और यही मेरा क्लास है यानी नेक्रोमैंसर। फिर तभी एल्डर हमारे एमसी से पूछते हैं लेकिन जहां तक मुझे पता है कि एक नेक्रोमैंटर एक टाइम में एक ही सोल्जर बुला सकता है, वो भी हर 30 मिनट में। और वो बोलते हैं कि लेकिन अभी तक तो 30 मिनट हुआ ही नहीं है जब से टेस्ट स्टार्ट हुआ है, तो आखिर कैसे तुमने इतने सारे सोल्जर समन किए। और उसे घूर के देखने लगते हैं, एल्डर हमारे एमसी को घूर के देखने लगते हैं, जिससे हमारा एमसी भी परेशान हो जाता है और सोचता है कि अरे नहीं मैं तो पकड़ा गया, क्या मुझे उन्हें बता देना चाहिए। तभी एल्डर उसे सहानुभूति देके बोलते हैं कि बहाने मारने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मैं तुम पे दबाव नहीं डालूंगा, तुम मत बताना, मैं बस इतना चाहता हूँ कि क्या तुम अपने इस पावर को यूज करके इस देश की रक्षा करना चाहते हो, बस मुझे तुम इतना ही जवाब दो। फिर हमारा एमसी भी सोचता है कि इस देश को बचाना यही तो मैं अपने इस दूसरी जिंदगी में चाहता हूँ और मुझे अपना इस लक्ष्य को पाने के लिए
एल्डर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। द वॉइस चेयरमैन ऑफ अजूरो ड्रैगन गिल्ड। फिर वो सोचता है कि मैं अभी के अभी अपने सारे के सारे कार्ड्स को वेस्ट नहीं कर सकता। मतलब वो अपने अभी के अभी सारे के सारे पावर्स को बताना नहीं चाहता। वो सिर्फ इतना ही दिखाना चाहता है कि वो कुछ सोल्जर्स एक्स्ट्रा समन कर सकता है और कुछ समन कर देता है सोल्जर्स को एक्स्ट्रा। फिर वो बोलता है कि एल्डर, जब मैं समन करता हूँ तब ना 30 मिनट का कूल डाउन, ना एक बार में एक, और ना ही मैक्स ड्यूरेशन यानी 1 घंटे में वो सब डिसअपेयर हो जाएंगे। ये सब मेरे पे अप्लाई नहीं होता। दूसरे शब्दों में मेरे समन सोल्जर्स में कोई भी रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। फिर हमारा एल्डर भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या कोई भी रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है? फिर एल्डर हमारे एमसी से पूछता है, इसका मतलब अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट एमपी होगा तो तुम तो अकेले ही एक पूरे के पूरे समन सोल्जर्स की आर्मी को कमांड कर सकते हो, जो कि कभी थकते नहीं, जिन्हें कभी दर्द भी महसूस नहीं होता और जिन्हें खाने पीने की भी जरूरत नहीं। फिर हमारा एमसी बोलता है कि देखा जाए तो बिल्कुल सही। फिर हमारे एल्डर भी सोचते हैं शौक होके, प्लूटो तो एक आम जीनियस नहीं है, वो तो एक अलग ही लेवल में है। अगर इस जैसा टैलेंट हमें मिल जाए तो हमें कुछ भी करके इसे रिक्रूट करना ही होगा। फिर वो हमारे एमसी से बोलते हैं कि तुम्हें ये पावर कैसी मिली, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस मैं ये चाहता हूँ कि टेस्ट के बाद मैं खुद चेयरमैन से मिलके तुम्हें इस गिल्ड में ज्वाइन करवाऊंगा। फिर वो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करते हैं और हमारे एमसी से जाते जाते बोलते हैं कि मैं कल तुमसे मिलने वापस आऊंगा। फिर हमारा एमसी बोलता है बिल्कुल सर। लेकिन फिर हमारा एमसी देखता है कि अभी तक एल्डर गए क्यों नहीं। फिर वो सोचता है कि लगता है कोई टेलीपोर्टेशन ग्लिच हुआ है। लेकिन फिर हमारे एल्डर हमारे एमसी से बोलते हैं कि ये लो, मैं जाने से पहले तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ मेरे गिल्ड की तरफ से। फिर वो हमारे एमसी को एक चाबी निकाल के देखते हैं। फिर जिसे देख के हमारा एमसी चौंक जाता है, ये तो। फिर हमारा एल्डर हमारे एमसी को बोलते हैं, कभी तुमने सुना है ब्लेसिंग रिफ्ट के बारे में? फिर हमारा एमसी भी सोच के बोलता है कि मैंने क्लास में तो इसके बारे में पढ़ा जरूर है। फिर हमें ब्लेसिंग रिफ्ट के बारे में बताया जाता है। ब्लेसिंग रिफ्ट में जो मॉन्स्टर्स के लेवल है वो ऑटोमेटिकली ही हमारे प्लेयर यानी जो उसमें एंटर किया है उसके लेवल के बराबर हो जाते हैं। लेकिन उसमें मॉन्स्टर्स कोई भी हो सकते हैं, कभी किसी को पता नहीं। और उसमें अगर मॉन्स्टर्स मारेंगे तो सीक्वेंस ट्रायल, लिटरली सीक्वेंस ट्रायल से भी ज्यादा एक्सपी देता है। और लूट की बात रही तो उसमें तो इतना खतरनाक और इतना जल्दी जल्दी लूट मिलता है कि क्या ही कहना। लेकिन फिर हमें बताया जाता है कि उस ब्लेसिंग रिफ्ट में कोई भी ऐसे ही नहीं जा सकता है, उसके लिए हमें एक ब्लेसिंग की चाहिए होती है और उस की का ड्रॉप रेट हमें सिर्फ 0.1% बताया जाता है और वो सिर्फ नॉर्मल डंजन्स में पाया जाता है। फिर हमारा एमसी शॉक होकर बोलता है कि एल्डर, आप मजाक तो नहीं कर रहे? कहीं आप मुझे ये देने का तो नहीं सोच रहे? फिर हमारा एल्डर उसे वो की दे देता है और वहां से टेलीपोर्ट होके चला जाता है। फिर हमारा एमसी उस की को देखते हुए सोचता है कि मैं तुरंत ही इस रिफ्ट में चला जाऊंगा जब ये टेस्ट खत्म हो जाएगा। फिर हमारा प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं कि 30 मिनट अब खत्म हुआ और ये टेस्ट भी खत्म हुआ। तभी वो ए रैंक का बंदा बोलता है जिसका नाम विलियम ब्लैकवुड था, शायद यही था। वो बोलता है कि आखिरकार खत्म हो गया, मेरी तो जान ही निकल गई थी। फिर वो अपने आसपास देख के बोलता है कि मैंने तो इतने सारे सोल्जर्स मार दिए हैं, मुझे तो लगता है कि मैंने कम से कम 40 के आसपास मारे हैं। इतने में तो मैं प्लूटो को चुटकी में पीछे छोड़ सकता हूँ और मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं तो पूरे एकेडमी में टॉप ही करूंगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है कि सभी लोग अपने अपने टेस्ट रूम से बाहर निकलो और ग्राउंड में जमा हो जाओ क्योंकि अब रिजल्ट का अनाउंसमेंट होने वाला है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है प्लेग्राउंड में जहाँ पे सभी स्टूडेंट जमा हो गए थे। तभी एक स्टूडेंट बोलता है कि लेवल 1 के ब्रोंज सोल्जर्स तो कितने खतरनाक थे, मैंने 30 मिनट में 15 ही मार पाए। तभी एक और बंदा बोलता है, क्या तुमने 15 मार दिए? पर मैंने तो बस 7 में ही हार मान ली। कितना बकवास है ये। फिर हमारा वो ए रैंक का बंदा हमारे प्लूटो को ढूंढने लगता है, बोलता है कि कहाँ भाग गया वो, मुझे दिख क्यों नहीं रहा? तभी वो प्लूटो को देख के बोलता है, अरे वाह वो रहा। फिर वो उसकी तरफ जाने लगता है और उसकी कॉलर को पकड़ के बोलता है, ओह अभी भी यही हो? तभी हमारा एमसी अपनी मुट्ठी को खींच लेता है, मतलब मुट्ठी दबा लेता है। फिर वो ए रैंक का बंदा बोलता है कि तो तुम तैयार हो ना पूरे स्कूल के सामने भौंकने के लिए? फिर वो मुंह बना के बोलता है कि मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ तुम्हें देखने के लिए, चारों पैर से रेंगने के लिए, मतलब हाथ पैर से रेंग के भौंकने के लिए। तभी प्रिंसिपल सबको चिल्ला के बोलते हैं कि सभी लोग शांत हो जाओ, अब अनाउंसमेंट का टाइम आ गया है। फिर वो बोलते हैं कि मैं बस टॉप 5 का ही अनाउंसमेंट करने वाला हूँ और बाकी अपना अपना रैंक देखने के लिए अपने क्लासरूम टीचर से पूछना। फिर वो अनाउंस करते हैं कि 5th रैंक में है ट्रिस्टन जिसने 39 पॉइंट स्कोर किए हैं। और फिर एक बंदा बोलता है, क्या 39 पॉइंट? और वो सिर्फ 5th में है?
बाप रे बाप, ये लोग कौन से मॉन्स्टर आ गए हैं हमारे स्कूल में। तभी वो ए रैंक का बंदा हमारे एमसी को बोलता है कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने उससे ज्यादा ही स्कोर किया है। फिर हमारा एमसी सोचता है अरे बाप रे, इन लोगों ने बस 39 में स्कोर कर दिया है, मैंने तो इतना तबाही मचाया है। तभी हमारे प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं कि फोर्थ रैंक में है एड्रियन ब्लैकवुड, यानी हमारा ए रैंक का बंदा, जिसने 41 पॉइंट स्कोर किए हैं। तभी वो हमारे एमसी को बोलता है तुमने सुना, अब चल भौंकने के लिए तैयार हो जाए स्कूल के सामने। तभी हमारा एमसी बोलता है कि अभी रैंकिंग पूरा खत्म नहीं हुआ है। तभी वो एड्रियन बोलता है कि रैंकिंग को खत्म क्यों होने देना, तुम तो एक नेक्रोमैंसर हो, तुम्हें लगता है कि तुम टॉप 3 में आ पाओगे, सपने देखो सपने। तभी अनाउंसमेंट करते हैं प्रिंसिपल सर की रैंक 3 में है लूना, जिसने 77 पॉइंट्स किए हैं। तभी लूना खुश होकर बोलती है अरे वाह बहुत अच्छे। तभी कुछ लोग बोलने लगते हैं अरे लूना का तो टाइप सपोर्ट है ना, प्यूरिफिकेशन सेंट, आखिर उसके इतने ज्यादा स्कोर कैसे हो सकते हैं। यहाँ तक सपोर्ट क्लास एस रैंक भी बी रैंक और ए रैंक कॉम्बैट क्लास से ज्यादा पावरफुल है। वाह। तभी अनाउंसमेंट होता है कि रैंक 2 में है कॉलिन, जिसने 95 पॉइंट्स स्कोर किए हैं। तभी वो बोलता है कि अरे मैं तो कॉम्बैट एस रैंक हूँ, मैं तो सपोर्ट भी नहीं हूँ, फिर भी मैं सेकंड ही आया हूँ, तो फर्स्ट कौन है। तभी हमारे प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं गहरी सांस लेके रैंक 1 में है प्लूटो, वो भी 1000 पॉइंट्स के साथ। तभी चारों तरफ से नाटा चा जाता है और सब बोलते हैं कि क्या 1000 पॉइंट, द एकेडमी का तो रिकॉर्ड बस 97 था, अब सीधा 1000 पॉइंट, आखिर उसने ऐसा किया कैसे। तो क्या ये ताकत है 200 टैलेंट पॉइंट होने की। सभी सब चौंक के बोलते हैं प्लूटो, जो इलाइट क्लास में 200 टैलेंट पॉइंट वाला बंदा, जिसने एक सी रैंक की क्लास अवॉर्ड नहीं की थी। फिर लूना भी चौंक के बोलती है 1000 पॉइंट्स, प्लूटो वो तो कोई अलग ही लेवल में खेल रहा था। फिर वो एस रैंक का बंदा, कॉम्बैट वाला बंदा सोचता है कि हाँ 1000 पॉइंट स्कोर करने के लिए तो उसे लिटरली 33 ब्रोंज सोल्जर्स को 1 मिनट में मारना पड़ेगा। अगर वो तो बस एक सी रैंक है और इतनी ताकत अगर वो एस रैंक का होता तो वो क्या तबाही मचाता। फिर हमारा ए रैंक का बंदा भी पूरा चौंक जाता है, अलग ही सदमा में चला जाता है और बोलता है कि कैसे, आखिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो हमारे एमसी को देख के पूरा कांपने लगता है। फिर हमारा एमसी उसे देख के बोलता है चल अब तूने शर्त हार गई है तो अब शुरू हो जा। फिर हमारा ए रैंक का बंदा भी बोलता है कि तुमने तुमने चीटिंग की है, ये तो नामुमकिन है कि एक सी रैंक का बंदा इतना ज्यादा स्कोर कर सकता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि कहाँ पीछे कहाँ हट रहे हो। फिर सभी के सभी स्कूल में एड्रियन वो बोलने लगते हैं कि क्या हुआ एड्रियन, मैंने सुना कि प्लूटो ने तुमसे ज्यादा स्कोर किया है और तुमने एक शर्त लगाई थी जिसमें जो भी हारेगा वो कुत्तों की तरह भौंकेगा पूरे स्कूल के सामने। फिर तभी आपस में बच्चे लोग बोलने लगते हैं कि अरे ऐसा उससे मत बोलो किसने एक्सपेक्ट किया था कि ये एक सी रैंक का बंदा फर्स्ट में आ जाएगा, वो भी अकेले ही अकेले 1000 सोल्जर समन का रिकॉर्ड बना देगा, जो कि पिछले बार 97 का ही था बस। और फिर कुछ लोग और बोलते हैं कि मुझे तो मजा आने वाला है, ये एड्रियन हमेशा दिमाग खराब करता था, अब इसे भौंकते हुए देख के मुझे बहुत मजा आएगा। फिर एड्रियन पीछे फिसल के गिर जाता है और चौंकते हुए बोलता है ये तो नामुमकिन है, एक सी रैंक का नेक्रोमैंसर इतना ज्यादा स्कोर कर सकता है, मुझे झूठ मत बोलो, तुमने ये स्कोर खरीदा है ना, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी बच्चे लोग उसे चिढ़ा के बोलने लगते हैं कि एड्रियन अब शर्त हार गए हो तो इसे मान भी लो। फिर सभी लोग चिल्ला के बोलने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा, बैट तो बैट होती है, शर्त तो शर्त होती है। फिर हमारे प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं कि जिसने भी फर्स्ट स्कोर किया है उसे एक एपिक ग्रेड की गियर मिलने वाली है अजूरो ड्रैगन गिल्ड की तरफ से। फिर वो प्लूटो को स्टेज में बुलाते हैं। फिर प्लूटो हमारे ए रैंक के बंदे को देख के बोलता है कि मैं तो अपने एक भी सांस तुम पे वेस्ट नहीं करने वाला, मेरी नजरों से दूर चले जाओ। तभी हमारा एमसी एड्रियन को देख के बोलता है कि तुम जैसे लोगों से तो मुझे यही उम्मीद थी, दफा हो मेरी नजरों से। फिर तभी सभी स्टूडेंट आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि प्लूटो तो दरिया दिल निकला, वो तो एड्रियन को ऐसे ही जाने दे रहा है। फिर सभी लोग बोलने लगते हैं कि बिल्कुल सही कहा, अगर एड्रियन जीतता वो तो प्लूटो को पक्का भोगने के लिए मजबूर करता ही करता। फिर एड्रियन प्लूटो को बोलता है कि प्लूटो, तभी एड्रियन हमारे प्लूटो को बोलता है प्लूटो मेरी बात याद रखना, मैं एक ए रैंक
रैंक हूँ, मैं तुम्हें सरपास करके ही रहूंगा और तब मैं तुम्हें 10 गुना दर्द पहुंचाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें 10 गुना की जगह 100 गुना दर्द पहुंचाऊंगा। इससे भी घिनौना मैं करूंगा और मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर तभी हमारा एमसी भी मुट्ठी खींच लेता है अपना और अपना ऑरा रिलीज करके एड्रियन की तरफ देखता है, जिससे हमारा एड्रियन तो डर के मारे पीछे वही भाग जाता है। फिर हमारा एमसी उसे इग्नोर करके आगे जाने लगता है स्टेज की तरफ। तभी प्रिंसिपल हमारे एमसी के कंधे में हाथ रख के बोलते हैं, बहुत अच्छे प्लूटो, बहुत अच्छे। रही बात फर्स्ट प्लेस के रिवॉर्ड की, तो अज़ूरो ड्रैगन गिल्ड ने 3 गियर चुनने के ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि कौन फर्स्ट आने वाला है, इसलिए तुम तीनों में से कोई एक चुन सकते हो। फिर हमारा एमसी तीनों की तरफ देखता है और सोचता है कि चेस्ट प्लेट और लॉन्ग स्वॉर्ड तो टैंक और वॉरियर के लिए है, ये तो मेरे किसी काम के नहीं है। फिर वो सोचता है कि अब मेरे पास कोई चारा ही नहीं बचा। फिर वो मून व्हील रोब को चुनता है, जो कि एपिक में है और उसका इफेक्ट ये है कि वो 50 एमपी देता है। फिर हमारा एमसी सोचता है कि 50 एमपी मून व्हील की तरफ से, इसका मतलब मैं अब और 50 सोल्जर्स को समन कर सकता हूँ। और तुरंत ही वो उस मून माइल वेल को पहन लेता है। फिर हमें हमारे एमसी का स्टैट्स दिखाया जाता है और प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं कि प्लूटो अरोरा एकेडमी डे 1 रूकी टेस्ट का चैंपियन है। फिर पूरे स्कूल में सब बच्चे प्लूटो को चीयर अप करने लगते हैं कि प्लूटो प्लूटो। फिर इन्हें देख के प्लूटो भी मुस्कुरा देता है। फिर हमारे प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं कि रूकी टेस्ट अब खत्म हुआ, लेकिन गिल्ड टेस्ट अगले ही महीने में है, इसलिए सभी लोग डंजन में जाके लेवल अप करते ही रहो ताकि तुम्हें तुम्हारे ड्रीम गिल्ड में ज्वाइन कर पाओ। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है एक टूटे फूटे अपार्टमेंट की तरफ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी के रूम की तरफ, जहाँ पे वो हमारे एल्डर के दिए हुए ब्लेसिंग की यूज करता है और अपने मन में सोचता है कि टेक्स्ट बुक में लिखा था कि अगर हम अपना एमपी इस ब्लेसिंग की के अंदर डाले तो इसकी वजह से एक रिफ्ट कहीं भी खुल सकती है। फिर हमारा एमसी एल्डर की बात याद करने लगता है कि एल्डर ने कहा था कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम ब्लेसिंग रिफ्ट में जाने से पहले एक हीलर को ढूंढ लेना जरूर। लेकिन फिर हमारा एमसी बोलता है कि प्रेजेंट में हमारा एमसी बोलता है कि सॉरी एल्डर, लेकिन मैं तो कोई भी हीलर के बिना ही जाने वाला हूँ रिफ्ट के अंदर। और ये यहीं पे खत्म होता है। फिर हमारा एमसी उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, लेकिन वो देख के चौंक जाता है क्योंकि अंदर होते हैं लेवल 9 के ब्लेड टेल लियोपर्ड्स। फिर हमारा एमसी उनके बारे में बताता है कि उनका एक्सपी तो बहुत ही कम होता है, लेकिन उनका स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए हमारा एमसी सोचता है कि मेरे पास तो कोई भी डिफेंसिव स्किल नहीं है, इसलिए मुझे चौकन्ना होना पड़ेगा। फिर वो सोचता है कि इसका बेस्ट स्ट्रेटेजी यही रहेगा कि मैं उनमें से किसी को भी अपने पास आने ना दूं। इसलिए वो अपने सोल्जर्स को समन करता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि उन्हें घेर ले ताकि कोई ब्लेड टेल लेपर्ड्स उसके आसपास भी ना भटक पाए, और अपने बाकी के समन सोल्जर्स को उन ब्लेड लेपर्ड्स में हमला करने के लिए ऑर्डर देता है। फिर मैसेज आता है कि आपने ब्लेड टेल लेपर्ड्स को मार दिया है, आपको 300 एक्सपी मिले। फिर हमारा एमसी सोचता है लेवल 9 का ब्लेसिंग रिफ्ट तो कितना ही खतरनाक है, यहाँ तक इन जैसे चिंदी मॉन्स्टर्स को मारने पर भी मुझे इतने सारे एक्सपी मिल रहे हैं, इस हिसाब से तो मैं लेवल अप ही कर जाऊंगा बॉस के आने के पहले। फिर हमारा एमसी थोड़ी देर बाद देखता है कि मैंने सारे के सारे ब्लेड टेल लेपर्ड्स को मार दिया है, अब अंदर चलने का समय है। फिर हमारा एमसी सोचता है कि मेरे बहुत सारे सोल्जर्स तो बस मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए ही आसपास भटक रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा ही हमला करने की शक्ति कम हो गई है मेरी। फिर वो सोचता है कि मुझे इसे जल्दी से जल्दी सुधारना होगा, वरना मैं जल्दी से जल्दी क्लियर नहीं कर पाऊंगा डंजन। फिर मैसेज आता है कि आपने ब्लेड टेल लेपर्ड को मारा है, आपको 300 एक्सपी मिले, 300 एक्सपी मिले, 300 एक्सपी मिले। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा सोल्जर और उस ब्लैक टेल लेपर्ड में फाइट होता है और हमारा सोल्जर उसकी पूंछ पकड़ के उसे बहुत ही गंदा मारता है और मैसेज आता है कि आपने ब्लेड टेल लेपर्ड को मार दिया है, आपको 300 एक्सपी मिले। फिर हमारा एमसी का हो जाता है लेवल अप, अब हमारा एमसी हो गया है लेवल 10। फिर हमारा एमसी सोचता है कि फाइनली अब मैं लेवल 10 में हो गया हूँ और उसे एक नई स्किल मिलती है जिसका नाम होता है डेथ ग्लेयर। फिर हमारा एमसी बोलता है 10 लेवल हो गए, अब तो मुझे एक नई स्किल मिली है। फिर हमें बताया जाता है डेथ ग्लेयर के बारे में। ये स्किल हमारे एमसी के 5 एमपी यूज करता है और आई ऑफ द डेड को समन करता है, और जो भी इस आई में देखता है वो टेरर स्टेट में चला जाता है। फिर हमें टेरर स्टेट के बारे में बताया जाता है कि
कि जो भी इस टेरर स्टेट में होता है वो 5 सेकंड के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर हमें इसके कूलडाउन के बारे में बताया जाता है कि इसका कूलडाउन 24 घंटा है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि ये स्किल तो झुंड में मॉन्स्टर्स के लिए बहुत ही काम का है। फिर हमारा एमसी सोचता है कि इसका ड्यूरेशन स्केल भी लेवल कैप के हिसाब से बढ़ता घटता है, यानी अगर हमारा एमसी और मॉन्स्टर के बीच में लेवल गैप ज्यादा होगा तो टेरर स्टेट में मॉन्स्टर भी ज्यादा देर के लिए रहेगा। फिर हमारा एमसी सोचता है ये तो एकदम ब्रोकन एबिलिटी है, लेकिन फिर उसे चिंता भी सताती है कि पर इसका कूलडाउन तो 24 घंटा के लिए है, इसलिए मुझे इसे संभल के यूज करना पड़ेगा। लेकिन फिर हमारा एमसी एक कोल्ड सा लुक देके बोलता है मुझे तो रेस्ट्रिक्शन रिमूवल मिली है, अगर मेरे पास इनफ एमपी हुआ तो देखा जाए तो मैं तो अंधा स्पैम कर सकता हूँ टेरर को। वाह। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है उस लेपर्ड की तरफ। फिर हम देखते हैं ब्लैक टेल लेपर्ड किंग को। फिर हमारा एमसी देख के चौंक जाता है, क्या बॉस अभी ही आ गया। फिर हमारा एमसी ऑर्डर देता है अपने सोल्जर को कि जाओ उसे घेरो और तबाह कर दो। फिर हमें फाइट दिखाया जाता है हमारे सोल्जर और उस लेपर्ड किंग के बीच में, जहाँ पे वो एक ही पूंछ में हमारे एमसी के सोल्जर्स के चीथड़े चीथड़े कर देता है। फिर हमारा एमसी सोचता है कि इस लेपर्ड किंग का तो स्पीड बहुत ही ज्यादा है, मेरे सोल्जर ने अभी तक फॉर्मेशन कंप्लीट भी नहीं किया और ये अभी भी फॉर्मेशन तोड़ने भी लग गया। इस हिसाब से तो मेरे पूरे के पूरे आर्मी ही खत्म हो जाएगी और मेरा एक भी सोल्जर इस बॉस को टच भी नहीं कर पाएगा। फिर वो बोलता है अगर ऐसी बात है, और फिर वो स्किल यूज करता है डेथ ग्लेयर को। फिर वो ब्लेड टेल किंग को आवाज देता है कि हे ब्लेड टेल किंग। फिर हमारा ब्लेड टेल किंग जैसे ही उसे देखता है वो उस स्किल के इफेक्ट में आ जाता है। फिर हमारा एमसी स्माइल करता है और अपना स्किल यूज करता है डेथ ग्लेयर। फिर वो लेपर्ड किंग पियर के इफेक्ट में आ जाता है और कुछ करता नहीं है। फिर हमारा एमसी सोचता है कि इस ब्लेड टेल किंग का लेवल मेरे से कम है, इसलिए इसका ड्यूरेशन 5 सेकंड के लिए रहना ही चाहिए। फिर वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो, अगर ये डेथ क्लियर खत्म भी हो गया मैं तो एक और बुला सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। हा हा हा। फिर वो अपना स्किल यूज करता है गन पाउडर स्केलेटन और ऑर्डर देता है कि जाओ, और वहां पे जाके गन पाउडर स्केलेटन फट जाते हैं। फिर इस दर्द की वजह से वो लेपर्ड किंग भी गुर्राता है जोर से। फिर हमारा एमसी बोलता है कि डेथ ग्लेयर का फियर हट गया, लेकिन फिर हमारा एमसी यूज करता है डेथ ग्लेयर और वो लेपर्ड किंग फिर वहीं जम जाता है। फिर हमारे सोल्जर्स जाते हैं उसके सामने फट आते हैं और फिर मैसेज आता है आपने ब्लेड टेल लेपर्ड किंग को मार दिया है, आपको 30,000 एक्सपी मिले हैं। फिर हमारा एमसी भी चौंक जाता है, व्हाट इतने ज्यादा एक्सपी। फिर वो सोचता है कि अगर मैं दूसरे डंजन में जाता तो ये तो नामुमकिन था कि मुझे एक ही डंजन में 2 लेवल अप हो जाते हैं। फिर हमारा एमसी का फिर से लेवल अप हो जाता है और अब वो लेवल 11 में पहुंच जाता है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि मैंने अभी लेवल 10 हिट किया था, इसलिए मुझे एक नया रेस्ट्रिक्शन रिमूव हुआ है। चलो चेक करते हैं कौन सा रेस्ट्रिक्शन रिमूव हुआ है। फिर हमें जो रेस्ट्रिक्शन रिमूव हुआ है उसके बारे में बताया जाता है, फिजिकल फॉर्म लॉक रिमूव्ड। फिर हमें इस रेस्ट्रिक्शन के बारे में बताया जाता है इस रेस्ट्रिक्शन का यूज करके हमारा एमसी नेदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें हमारे एमसी को कोई भी फिजिकल या मैजिकल डैमेज नहीं लगेगा, लेकिन हमारा एमसी का एमपी भी बहुत जल्दी ड्रेन होगा। फिर हमारा एमसी ये पढ़ के चौंक जाता है, क्या अगर मैं नेदर फॉर्म में रहूंगा तो मैं डैमेज से इम्यून रहूंगा, मतलब मुझे कोई डैमेज ही नहीं होगा। ये तो अल्टीमेट सर्वाइवल स्किल है, इससे तो मैं बच ही जाऊंगा किसी भी डेंजरस सिचुएशन में। फिर वो बोलता है कि नेदर फॉर्म में तो बहुत जल्दी ये एमपी खाएगा, ये बोल रहा है, इसलिए मुझे और भी ज्यादा स्टैट पॉइंट अपने एमपी में देना पड़ेगा। तभी वो देखता है किनारे से गोल्डन लाइट निकलती है और बहुत बड़ी गोल्डन लाइट निकलती है। फिर हमारा एमसी बोलता है क्या गोल्डन लाइट कहाँ से आ रही है। फिर हमारा एमपी सोचता है कि क्या इसका मतलब एक लेजेंडरी आइटम ड्रॉप हुआ है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसके अंदर एड्रियन ब्लैकवुड बैठा रहता है और बोलता है कि वो प्लूटो कहीं का। फिर वो सोचता है कि वो कितना खतरनाक लग रहा था उस प्लेग्राउंड के टाइम, आखिर वो था क्या। फिर वो सोचता है कि उसने मुझे इतना शर्मिंदा किया सबके सामने। फिर वो अपने हाथ में रखा ग्लास फोड़ देता है। तभी कोई बंदा आके पूछता है, यंग मास्टर क्या आपका ठीक तो है ना हाथ। फिर हमारा यंग मास्टर यानी रैंक ए का बंदा उस बंदे को बोलता है कि अभी गेस्ट आ रहे हैं, इस कचड़े को साफ करो। फिर वो सोचता है कि प्लूटो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या होता है नतीजा जब तुम मुझसे भिड़ते
गिरते हो। तभी वो बंदा बोलता है कि यंग मास्टर, आपका गेस्ट आ चुका है। तभी एड्रियन, जो बंदा साफ कर रहा होता है नीचे फर्श, उसे बोलता है चल बाहर जाओ यहाँ से। तभी एड्रियन उस बूढ़े दाढ़ी वाले बंदे को बोलता है कि उसे अंदर भेजो और हमें अकेला छोड़ के जाओ बाहर। तभी वो बंदा अंदर आता है। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है उस गिलास साफ कर रहे बंदे से कि आखिर यंग मास्टर ऐसे किसी बंदे के साथ कैसे मिल गए। तभी गिलास साफ करने वाला बंदा बोलता है इस बंदे, आखिर ये है कौन? आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई बुरा ही बंदा है। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि सिर्फ बुरा ही बंदा नहीं है, ये तो तुम उसके लिए कम आंक रहे हो। उसने तो अभी तक 33 असैसिनेशन कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर दिया है, मतलब वो 33 लोगों को टपका चुका है अभी तक। और रूमर्स तो ये भी है कि वो मीलों दूर से किसी भी बंदे को मार सकता है, मतलब ये आर्चर टाइप में है कि दूर से भी किसी को भी मार सकता है। तभी वो बंदा हमारे एड्रियन से पूछता है कि मुझे पहले ये पूछने दो, किसे मारना है, बच्चे को या फिर किसी औरत को, क्योंकि उन्हें मारने में मेरा माथा खराब हो जाता है, इसलिए मैं दुगना पैसा लूंगा अगर उसे मारूंगा तो। फिर हमें उस बंदे का नाम दिखाया जाता है सेड्रिक हॉर्नेल, जिसका क्लास होता है मार्क्समैन, जो कि ए रैंक का है और उसका लेवल होता है 18। फिर हमारा एड्रियन बोलता है उससे कि मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, चिंता मत करो, वो ना लड़की है ना ही कोई बच्चा, वो है एक लड़का। फिर वो भी हमारे एड्रियन को इग्नोर करके जाने लगता है। लड़का, उसे तो मारने में मजा ही नहीं आएगा। फिर वो सोचता है कि क्या वो एक प्रोफेशनल है। फिर एड्रियन चौंक के बोलता है क्या, तुम्हें कैसे पता? तभी वो मॉकिंग स्माइल देके बोलता है ये तो आम बात है, क्योंकि तुम खुद ही एक प्रोफेशनल हो, मतलब जो शुरुआत नया नया अवोकनर है उसे ही शायद प्रोफेशनल बोला जाता होगा। फिर वो एड्रियन से बोलता है कि तुम खुद ही एक ए रैंक हो और तुम मुझसे मदद मांग रहे हो, तो मुझे तो लगता है क्या वो एक एस रैंक है। फिर हमारा एड्रियन बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है, उसका क्लास है नेक्रोमेंसर। फिर वो बंदा भी बोलता है क्या नेक्रोमेंसर, वो घटिया क्लास जो 30 मिनट में एक स्केलेटन को समन करता है। फिर एड्रियन बोलता है हाँ। फिर वो मार्क्समैन वाला बंदा बोलता है हंसते हंसते जोर जोर से, एक ए रैंक का बिजर्कर एक मार्क्समैन को हायर कर रहा है ताकि वो एक सी रैंक नेक्रोमेंसर को मार रहे, व्हाट, मजाक कर रहे हो क्या तुम? और जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि ये तो मेरी जिंदगी का बेस्ट जोक है। तभी एड्रियन चिल्ला के बोलता है वो एक आम नेक्रोमेंसर नहीं है, वो तो इतना खतरनाक स्पीड से लेवल अप कर रहा है कि मैं बता भी नहीं सकता, और उसने तो रूकी टेस्ट में फर्स्ट प्लेस भी हासिल किया है, और ऊपर से वो तो नंबर 1 चुना जाने वाला प्रोस्पेक्ट है अजूरो ड्रैगन गिल्ड की तरफ से। तभी वो बंदा भी स्टॉक होके एड्रियन को देखता है, बोलता है अजूरो ड्रैगन गिल्ड, ओह अब तो मुश्किल थोड़ा ही हो सकती है। फिर एड्रियन भी घबरा के बोलता है तो तुम कह रहे हो, लेकिन तभी वो बंदा चिल्ला के बोलता है दाम बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तभी एड्रियन अपना घबराहट छोड़ता है और बोलता है कि चिंता मत करो, पैसा तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तभी वो धनुष वाला बंदा यानी मार्क्समैन बोलता है कि ठीक है, बस मुझे फोटो दे दो और उसके बारे में कुछ बताओ, मैं उसे ढूंढ के खत्म कर दूंगा। एक कूल सा लुक देके ऐसा बोलता है वो बंदा। तभी एड्रियन बोलता है कि तुम्हें बेसिक्स क्या चाहिए, मैं तो तुम्हें उसके बारे में हर चीज बता सकता हूँ, क्योंकि मैं उसका क्लासमेट ही हूँ। मैं तो तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि वो रहता भी कहाँ है। तभी वो बंदा बोलता है कि तब तो और आसान हो गया काम, समझो तुम्हारा काम पूरा। तभी एड्रियन बोलता है कि इसे एकदम सावधानी से करना, क्योंकि अगर प्लूटो बच गया या फिर अजूरो ड्रैगन गिल्ड ने इसे पता लगा लिया। तभी वो बंदा हमारे एड्रियन को चिढ़ के देखता है, क्या तुम मुझ पे डाउट कर रहे हो? तभी हमारा एड्रियन घबरा जाता है, बोलता है कि नहीं 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 नहीं, मैं तो बस तुम्हें याद दिला रहा था, बस याद दिला रहा था। तभी वो बंदा हमारे एड्रियन को इग्नोर करके चला जाता है, बोलता है कि मुझे याद मत दिलाओ, एक कचड़ा मुझे याद दिलाएगा अब, जो एक सी रैंक के बंदे को भी हैंडल नहीं कर पा रहा। फिर हमारा एड्रियन सोचता है कि ये गंदा लुक फिर से इसकी, तो फिर वो अपने माथे में हाथ रख के बोलता है रहने दो, चाहे जो भी हो, जब तक मैं एड्रियन को मार सकता हूँ मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो मैं तुम्हें मार के रहूंगा प्लूटो। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है प्लूटो के घर की तरफ, जहाँ पे हमारे प्लूटो को मिलता है वॉइड स्लेशर, जो कि होता है एक लेजेंडरी आइटम जिसका इफेक्ट होता है 50 एजिलिटी, और इसे रखने से हमारे एमसी को 50% लेस एमपी खर्च होगा। लेकिन फिर हमारा एमसी इस डैगर को देके बोलता है इसका स्टैट्स तो अच्छा है, लेकिन ये तो एक असैसिनेशन गियर है, ये तो मेरे जैसे कास्टर के लिए एकदम बेकार है। फिर वो बोलता है कि लेकिन लोग कहते हैं कि लेजेंडरी गियर तो एकदम बहुत ही महंगे दामों में बिकता है, मैं इसे अभी रख लेता हूँ, जाके बेच दूंगा और अमीर
बन जाऊंगा। फिर हमारा एमसी सोचता है कि इस ब्लेसिंग रिफ्ट में यानी इस डंजन जो भी हमारा एमसी है इसमें आने से तो मुझे 2 लेवल अप हो गए एक ही बार में, और ऊपर से मुझे डेथ ग्लेयर और नेदर फॉर्म गॉड टायर स्किल भी मिली है। फिर वो सोचता है कि इसके लिए तो मैं एल्डर को एक बड़ा थैंक्स दे ही दूंगा। फिर वो पोर्टल से बाहर निकलते निकलते बोलता है कि अब जाने का टाइम आ गया है, मैं जाके थोड़ा आराम कर लूंगा, फिर बाद में एल्डर से भी मिलना है। फिर पोर्टल ओपन होता है और हमारा एमसी बाहर निकलता है, और फिर जैसे ही बाहर निकलता है वो सोचता है कि ड्रिफ्ट में तो इतना खुला जगह था, लेकिन मेरा रूम तो लग रहा है कि जैसे ही मैं अपना रूम में आया हूँ ये तो एक पिंजरा के समान लग रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा एमसी बाहर निकलता है बाहर से खिड़की फूटने की आवाज आती है और एक तीर टाइप में हमारे एमसी को लग जाती है। फिर हमारा एमसी से देख के चौंक जाता है, हाँ ये क्या हुआ। फिर हमारा एमसी गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है उस मार्क्समैन वाले बंदे को। फिर वो बोलता है टारगेट खत्म हुआ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है अजूरो ड्रैगन गिल्ड के हेडक्वार्टर में, जहाँ पर एक बंदा बोलता है 200 टैलेंट पॉइंट्स। फिर हमारा एल्डर बोलता है आपने बिल्कुल सही कहा चेयरमैन, आपने बस 120 टैलेंट पॉइंट में ये हासिल कर लिया है, तो सोचिए उस बच्चे का पोटेंशियल क्या होगा। अगर हमने उसे अच्छे से कल्टीवेट करवाया तो वो तो पूरा एक गेम चेंजर साबित हो सकता है नेशन ए के लिए। फिर वो चेयरमैन पूछते हैं एल्डर से उसका क्लास क्या है। फिर हमारा एल्डर भी बोलता है नेक्रोमेंसर। फिर थोड़ी देर सन्नाटा छा जाता है। फिर वो एकदम कूल लुक देके हमारे एल्डर को बोलता है एल्डर आप तो इतने ज्यादा टाइम से एक प्रोफेशनल रहे हैं, आप तो जानते ही है किसी की क्लास टायर कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, एक क्लास सी। तभी एल्डर उसे टोक के बोलते हैं कि चेयरमैन यही तो वो दिक्कत है, उस बच्चे ने तो क्लास की लिमिट ही तोड़ दी है। तभी हमारा चेयरमैन भी उसे घूरता है। फिर हमारा एल्डर बोलते हैं कि उसने अनरेस्ट्रिक्टेड समनिंग को हासिल किया है। तभी हमारे चेयरमैन बोलता है क्या अनरेस्ट्रिक्टेड समनिंग, इसका मतलब अगर उसके पास इनफ एमपी हुआ तो वो अकेले ही एक अनडेड आर्मी को संभाल सकता है या समन कर सकता है। तभी वो बोलते हैं कि क्या इसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे कि उसके लिए मतलब आर्मी समन करने के लिए उसे कोई लेजेंडरी गियर चाहिए होगा, या फिर ये सिर्फ एक वन टाइम यूज है। तभी एल्डर बोलते हैं कि जब मैं उससे मिला था तब मैंने देखा था उसके पास बस एक ही इक्विपमेंट थी जो था मुंडेन स्टाफ। तभी हमारा चेयरमैन बोलता है एक जीनियस जिसने क्लास सिस्टम को ही तोड़ के रख दिया, मुझे उससे मिलना ही होगा, वो भी जल्द के जल्द, आखिर वो है कहाँ। तभी हमारा एल्डर बोलता है कि मैंने उसे एक ब्लेसिंग की दी है, वो अभी एक ब्लेसिंग रिफ्ट में चैलेंज कर रहा होगा। तभी हमारा चेयरमैन चौंक के बोलता है कि अगर वो एक बार अंदर चला गया तो अगर उसे कुछ हुआ भी तब भी हम उसके पास पहुंच नहीं पाएंगे और ना ही हम उससे किसी तरह की मदद भी कर पाएंगे। तभी एल्डर बोलते हैं चिंता मत करिए चेयरमैन, मैंने उसे पहले ही बता दिया है खतरों के बारे में। मैंने उसे ये भी बताया है कि डंजन में जाने से पहले उसे एक सपोर्ट क्लास हीलर को लेके जाना ही है, और उसकी ताकत के हिसाब से अगर उसे कोई एक हीलर मदद करे तो उसे उस डंजन में कोई खतरा ही नहीं होगा। तभी हमारा चेयरमैन सोचता है मत बोलता है एक नेक्रोमेंसर जो कि समन कर सकता है बिना लिमिट के, शायद यही वो लड़का हो सकता है जो हमें आने वाले वॉर के समय बचा पाए। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी के अपार्टमेंट की तरफ, जब उस मार्क्समैन ने तीर छोड़ा था उस समय का सीन है। उसके बाद जैसे ही वो खिड़की पे हिट करता है तीर, तभी हमारे एमसी के पीठ में लगता है। फिर वो मार्क्समैन सोचता है कि टारगेट को मार दिया गया। फिर वो बोलता है कि अरे ये तो बुरा हुआ, मैं तो लेट से आया, अगर मैं जल्दी आता तो मुझे वो ब्लेसिंग की भी मिल जाती। फिर वो एकदम खुश होके बोलता है कि अब शो देखने का टाइम है, अब तो मुझे बस इंतजार करना है जब उसके टीममेट उस रिफ्ट से बाहर आएंगे और उसकी लाश को देखेंगे, क्योंकि उसे लगता है कि हमारे एमसी एक पूरा टीम को लेके उस रिफ्ट के अंदर गया है उसे क्लियर करने ना, लेकिन वो पोर्टल वहीं बंद हो जाता है। फिर हमारा वो असैसिनेशन यानी मार्क्समैन भी देख के चौंक जाता है, हाँ रिफ्ट बंद हो गया और कोई बाहर नहीं आ रहा है, मुझे ये मत कहना वो अकेले ही रिफ्ट में गया और अकेले ही जिंदा आ गया। फिर हमारा एमसी बोलता है कि बच गया, अगर मैंने उस समय अपने नेदर फॉर्म को एक्टिवेट नहीं किया होता तो वो तीर तो मेरा जान ही ले लेता। फिर वो बोलता है कि जैसे ही मैंने रिफ्ट के बाहर निकला एक एरो मेरे पीठ में आके लगा, मैं तो अभी मरते मरते बचा हूँ, पता नहीं कौन मुझे टारगेट कर रहा है बिना मतलब के, अब मेरा दिमाग खराब हो गया है। और फिर वो यूज करता है डेथ ग्लेयर को। फिर हमारा एसेसन तो हमारे एमसी को ही देख रहा होता है, इसलिए वो आई को देख के अचानक जम जाता है, मतलब स्किल यूज उस पे इफेक्ट हो जाता है। फिर वो बोलता है कि वो आंख आखिर ये है क्या, ना नामुमकिन, मैंने तो उसे हिट भी किया था, मैंने उसे हिट किया था। फिर वो देखता है कि
मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। फिर वो सोचता है कि हड़बड़ा मत, शांत रहो शांत रहो, हम तो मीलों दूर से सेपरेटेड है, वो इतने दूर तक मुझे ढूंढ नहीं पाएगा क्योंकि इसका इफेक्ट कुछ ही देर तक रहेगा ना। जैसे ही ये स्किल का कंट्रोल हटेगा मेरे पास तो अनगिनत रास्ते है उसे मारने के लिए, बस मुझे इंतजार करना है जब ये स्किल हटे। फिर हमारा एमसी सोचता है कि मैं तो इंतजार कर रहा था उस असैसिनेशन का कि कब वो मेरे पास आए जब मैं एक्टिंग कर रहा था मरने का। मतलब हमारा एमसी को तीर लगा था, वो नीचे जाके बैठ गया था ना, लेकिन वो असैसिन आ ही नहीं रहा था। तो फिर हमारा एमसी भी वो स्किल यूज करता है। फिर हमारा एमसी सोचता है कि अच्छा हुआ मेरे पास प्लान बी भी है, और उस असैसिन के बगल में अपना नेक्रोमैंटिक सोल्जर बुला लेता है। फिर हमारा असैसिन भी उसे देख के चौंक जाता है कि नेक्रोमैंटिक सोल्जर, आखिर ये यहाँ आया कैसे। तभी वो नेक्रोमैंटिक सोल्जर उस असैसिन पे हमला कर देता है और फिर 5 सेकंड पूरा हो जाता है और तुरंत वो असैसिन हमारे नेक्रोमैंटिक सोल्जर को मार देता है। और वो सोचता है कि मैं तो एक लेवल 18 हूँ, मैं चाहे टैंक हूँ या ना हूँ, तुम्हें सच में लगता है एक घटिया कमजोर स्केलेटन मेरे को कुछ नुकसान भी पहुंचा पाएगा। फिर वो टारगेट कर लेता है हमारे एमसी को और बोलता है कि अब तुम्हारा कंट्रोल खत्म हो गया, अब तो तुम गए बच्चे। लेकिन तभी तभी वो देखता है कि हमारे एमसी ने फिर से वो आई को समन कर दिया है। वो सोचता है कि क्यों, अभी तो उसने इस स्किल को यूज किया था, फिर से क्यों। फिर वो सोचता है कि नेक्रोमैंसर एक स्केलेटन को 30 मिनट में बुला सकते हैं, जब तक वो मुझे 30 मिनट तक इसी तरह लॉक नहीं कर सकता तब तक जीत मेरी ही होगी। फिर हमारा एमसी सोचता है कि वो असैसन तो कम से कम मेरे से 5 लेवल ऊपर है, अगर मैं एक ही सोल्जर भेजूंगा तो शायद ही उसे कुछ नुकसान होगा। फिर वो सोचता है कि अच्छा हुआ कि मेरे पास तो सोल्जर अनलिमिटेड है, मैं जितने चाहे उतने सोल्जर बुला सकता हूँ जब तक मेरे पास एमपी रहेगा। फिर वो अपना स्टाफ निकालता है और सोल्जर्स को समन करता है। फिर जिसे देख के हमारा एसेसन भी डर जाता है पूरा, आखिर आखिर इतने सारे सोल्जर्स कैसे आ सकते हैं, आखिर वो इतने सारे सोल्जर्स को क्यों समन कर सकता है, वो मेरे मैजिक एरो को डॉज कर सकता है, उसके पास इन्फिनाइट कंट्रोल है, उसके पास अब डजन्स ऑफ सोल्जर को भी समन करने की भी ताकत है, ये तो एक सी क्लास की पावर ही नहीं है। अरे नहीं, उस खटिए एड्रियन ने मुझसे झूठ बोला। तभी हमारा एमसी उस बिल्डिंग जहाँ पे हमारा एसेसन होता है वहां पे उंगली दिखा के बोलता है कि जाओ मेरे सोल्जर्स हमला करो उस पे। और तभी सभी सोल्जर्स उस बिल्डिंग में चढ़ने लगते हैं और हमारे एसेसन के चारों ओर से आने लगते हैं और हमला कर देते हैं। फिर हमारा एमसी ऊपर की ओर देखता है और बोलता है कि काश मेरे पास भी लड़ने की ताकत होती तो मैं इसे बताता। तभी वो एसेसन डर के बोलता है कि मुझे मुझे मत मारो, मुझे अपने मालिक को देखने दो, मुझे अपने मालिक से मिलाओ, मुझे उससे मिलना है, मैं अभी भी काम का हूँ, मुझे उससे बातचीत करने दो। तभी नीचे से आवाज आती है, तुम कहते हो कि तुम मेरे काम के हो। तभी हमारा एसेसिनेशन भी सुन के चौंक जाता है और आवाज की ओर मुड़ के देखता है। तभी वो देखता है वहाँ वहाँ पे हमारा एमसी खड़ा है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि मैं तो उत्सुक हूँ, बताओ मुझे तुम मेरे कैसे मदद कर सकते हो। तभी वो बंदा बोलता है कि अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे तुम्हें मारने के लिए किसने भेजा है। फिर हमारे एमसी उसे कोल्ड लुक देके बोलता है बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, वो है एड्रियन ब्लैकवुड, मैं तो उसको खुद ही बताऊंगा। फिर वो बंदा चौंके बोलता है तुम्हें तुम्हें कैसे पता। फिर वो घबरा के बोलने लगता है कि मैं तुम्हें एक फ्री का ऑफर देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए किसी को भी मार दूंगा, नहीं नहीं एक नहीं तीन तीन लोगों को, बस मुझे बख्श दो, मुझे मत मारो। फिर हमारा एमसी बोलता है उसे तुम तो एक प्रोफेशनल हो, तुम्हें तो तैयार रहना चाहिए मरने के लिए भी, तुम मेरे लिए काम करते हो लेकिन जब तुम मरोगे तब। तभी वो बंदा भी चौंक जाता है। फिर हमारा एमसी उसे ऑर्डर हमारे सोल्जर्स को ऑर्डर देता है मारो इसे। फिर वो भी घबरा के बोलता है नहीं प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। और तभी हमारा एक सोल्जर कुल्हाड़ी को लेता है और खेल खत्म। फिर हमारा एमसी उसे देखता है, उसकी लाश को देखता है, उसके बाद वो भी थक के नीचे बैठ जाता है और बोलता है आखिरकार नेदर फॉर्म को मैंने बस 1 सेकंड के लिए ही यूज किया और मेरे 30 एमपी यूज हो गए, और ऊपर से मैंने इतने सारे डेथ ग्लेयर को यूज किया था, मेरा तो सारा एमपी लगभग खत्म हो गया। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के पास 115 में मात्र 15 एमपी बचा था। फिर हमारा एमसी सोचता है अच्छा हुआ कि मेरे नेक्रोमैंटिक सोल्जर का रेंज 16 फुट है। जैसे ही मैंने अपना नेदर फॉर्म एक्टिवेट किया उस एरो को डॉज करने के लिए, मैंने तुरंत ही एक सोल्जर को समन कर दिया अपने घर के बाहर और उसे ऑर्डर दिया कि जल्दी से उस असैसिन को ढूंढो मेरे लिए। और तब तक मैं नौटंकी करते रहा कि मुझे वो एरो लग गया है और मैं मर चुका हूँ। फिर हमारा एमसी उसे देख के बोलता है कि इस बंदे का एबिलिटी
जिससे ये किसी को भी दूरों से प्रिसाइजली मार सकता है। बहुत ही खतरनाक है। मेरा एमपी वैसे ही बहुत ही कम है, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे मेरा एमपी खत्म ना हो जाए। फिर वो अपना स्किल यूज करता है, एवोल्यूशन लॉक, जो इसे लेवल 5 में मिला था। तभी हमें उस बंदे का एक शैडो लुक दिखाया जाता है, जस्ट लाइक जैसे जिन्हों समन करता है। फिर हमारा एमसी उसके सोल को पकड़ लेता है और अपने एक स्केलेटन को खिला देता है। तभी उस स्केलेटन को चारों ओर से काला धुआं घेर लेता है, एक काली एनर्जी घेर लेती है और वो इवॉल्व हो जाता है मार्क्समैन में। फिर हमें उसका स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, वो भी अभी लेवल 11 में है और वो भी लेवल अप कर सकता है। आप ये स्टेटस विंडो देख लो, और इसका भी क्लास रैंक ए है।